सो वी आर लाइव एलएलए के 16th वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा वेबिनार बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि ये होने वाला है राइट टू इंफॉर्मेशन के एक जबरदस्त एप्लीकेशन के ऊपर। आपको जैसे आप ज्यादातर लोग एचआर या लेबर लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, ईएसआई पीएफ लेबर लॉज में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है जिनको हम बार बार लेटर भेज के या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप एक मिनट दीजिए मुझे, ये अपने वीडियो मैं इधर भी कमेंट ऑन कर देता हूँ, वीडियो म्यूट कर देता हूँ। Just give me 30 seconds. Really sorry. Got it. हाँ, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, ऐसी समस्याएं आती है जिनको हम बड़ी आसानी से केवल और केवल आरटीआई को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें से ज्यादातर का मुझे पर्सनली भी आइडिया नहीं था, लेकिन जो आज हमारे गेस्ट हैं उन्होंने न सिर्फ इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली स्टडी किया है, बल्कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताएंगे जिनके थ्रू आप आरटीआई को यूज करते हुए ईएसआई पीएफ और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को 100% सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अनिरुद्ध, वॉइस इज क्लियर? ऑल सेट सर, ऑल सेट। ओके, थैंक यू। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, अगेन वापस बता, आरटीआई के ऊपर है और आरटीआई की स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम, पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉस और कुछ इससे जुड़े हुए मैटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आज के हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे वेबिनार्स लिए हैं। उनको 45 ईयर्स बहुत बड़ा, लगभग आधी सदी का अनुभव है लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की प्रैक्टिस करते हुए। आप मुंबई में बेस्ड हैं और आरटीआई तो स्पेसिफिकली जहां तक बात आती है उसके एप्लीकेशन की, पीएफ, ईएसआई और लेबर लॉ से जुड़े हुए मैटर्स की, उनमें उनकी एक्सपर्टीज है। वो बहुत सारी कंपनीज को कंसल्ट करते हैं जिसमें बहुत सारी एमएनसीज है। इसके अलावा वो बाबा मैं इस नाम अगर गलत बोल सकता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर लॉ कॉलेज में आप फैकल्टी भी हैं, प्रोफेसर हैं। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट के लॉ रिसर्च इनिशिएटिव का जो लॉ रिसर्च कमिटी है उसका भी वो हिस्सा है। तो मैं मंच पर आवाज देना चाहता हूं एडवोकेट तलक्षी धरोड़ को। मैं स्ट्रीम में 1 सेकंड में ऐड कर रहा हूं सर को। वेलकम सर, वेलकम टू लेबर लॉ एडवाइजर। या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बस मजे में। शैल वी स्टार्ट? यस सर, प्लीज प्रोसीड, इट्स स्टेज इज योर्स। या सो गुड आफ्टरनून ऑल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस्टर दिव्यम जैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का एक अच्छा सा मौका दिया है। तो दिव्यम जैन एंड एंटायर एलएलए एडवाइजर टीम जो है आपकी, वो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, आरटीआई फॉर पीएफ एंड ईएसआई एंड अदर लेबर रिलेटेड मैटर्स। हम जो गवर्नमेंट ऑफिस से जो काम कर रहे हैं, तो हमको काम करने के टाइम बहुत सारी दिक्कत आती है। और दिक्कत का सॉल्यूशन कभी कभी हम खत के ऊपर खत लिखते जाते हैं गवर्नमेंट को और उसका रिप्लाई नहीं आता है, तो हम कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी आगे क्या। तो उसका एक सादा आसान उपाय है आरटीआई। आरटीआई एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा हथियार है, वो इस्तेमाल करने से गवर्नमेंट आपके घर पे आएगी, आपको गवर्नमेंट का घर पे नहीं जाना है। तो ये इतना अच्छा शस्त्र जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, तो आज उस कानून के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले। तो ईएसआई पीएफ के बारे में कैसा उसको इम्प्लीमेंट करना, कहाँ करना, कैसे करना, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम जानकारी लेवे आरटीआई एक्ट क्या है। जब तक हमको एक्ट की जानकारी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सबसे पहले एक्ट के बारे में जानकारी लिए कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है और कभी बनाया गया है। तो ये एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी 2005 में ये कानून को बनाया गया है। तो ये कानून बनाने का सबसे पहले आएगा कि पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि अकाउंटेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट जो काम करता है उसको हिसाब देना है, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए। उसके बाद लिखा है गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट अच्छी तरह काम कर सके, कहीं भी उनका लूफोल्स नहीं होना चाहिए, कहीं भी उनका डिले नहीं होना चाहिए, लेथार्जी नहीं होना चाहिए, यानी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस के लिए ये कानून बनाया गया है। उसके बाद लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के जो साहब है, जो ऑफिसर्स है, जो काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर मैं काम सही नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर एक आरटीआई का कानून बैठा है, वो कानून के तरीके से
कोई भी नागरिक मुझसे सवाल पूछ सकता है। तो जो ऑफिसर काम करता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको काम सही तरह से करना है। और उसके बाद एक उसका पर्पज है ट्रांसपेरेंसी, यानी गवर्नमेंट का जो काम होता है वो पूरा पारदर्शक होना चाहिए, कहीं भी छुपावट नहीं होना चाहिए। हम जो मांगेंगे, क्यों मांगा, वो सब आपको पारदर्शिता से मालूम होना चाहिए। यानी आपको अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और एक उसका ये पर्पज है, हमारा और गवर्नमेंट के बीच में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हुए, अरे हम लोग भी गवर्नमेंट का जो डे टू डे काम हो रहा है उसमें सामान्य जो हम सिटीजन ऑफ इंडिया है वो उसमें भाग ले सके। तो ये इतने इसके पर्पज है। तो ये आरटीआई का पर्पज है, बहुत उम्दा पर्पज है। और ये बनाया गया है कि गवर्नमेंट के पास एक कुछ चीज मांगने का पब्लिक को एक अधिकार आ जाता है। तो ये उसका पर्पज था। अभी आरटीआई का जो कानून बन गया 2005 में, तो उसके बाद आएगा कि आरटीआई का कानून तो बन गया, अभी इसको इस्तेमाल कैसा करना है। तो हु कैन डू आरटीआई, यानी आरटीआई कौन कर सकता है। तो कानून में ऐसा क्लियर लिखा है, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक ये कानून का इस्तेमाल कर सकती है। तो भारतीय नागरिक जो हो गए अगर आप, तो आप वो कानून का जरूर इस्तेमाल करिए। ये कानून आपके लिए बनाया गया है, आपके फायदे के लिए बनाया गया है। और गवर्नमेंट के ऊपर एक वॉच डॉग, जो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर एक वॉच डॉग रहेगा, तो उसको मालूम है ऑफिसर्स को कि हमारे ऊपर कोई देखने वाला है। तो हर एक भारतीय नागरिक को वो अधिकार दिया गया है कि आप गवर्नमेंट से कुछ भी मांग सकते हैं। तो ये उसका कानून क्या कैसा मांगना है। अभी इसमें क्लियरली लिखा है एनी इंडियन सिटीजन, यानी भारतीय नागरिक होना जरूरी है। यानी आरटीआई कौन कर सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक। कल कोई फॉरेनर का होगा, कोई अमेरिकन होगा या यूके वाला होगा और वो इंडियन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, जब हम आरटीआई करते हैं तो आपको देखना है कि हम भारतीय नागरिक है कि नहीं। अभी भारतीय नागरिक का ऐसा मतलब होता है कि खाली नागरिक ही अपील कर सकता है। यानी आरटीआई का जो एप्लीकेशन करना है खाली भारतीय नागरिक ही कर सकता है, कोई कंपनी भी नहीं कर सकती है। यानी कॉर्पोरेट कंपनी है कोई भी एक्स वाई जेड, उसको आरटीआई डालना और गवर्नमेंट से कुछ मांगना है, तो कंपनी अपने नाम से गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं कर सकता है। कंपनी को अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपना डायरेक्टर का नाम पे कर सकता है आरटीआई, या उसका कोई भी एम्प्लॉय का नाम पे वो आरटीआई कर सकता है। लेकिन एज ए कंपनी, अगर कंपनी का लेटरहेड के ऊपर कोई आरटीआई का इंफॉर्मेशन मांगा गया तो उसको जवाब देना जरूरी नहीं है। यानी खाली भारतीय नागरिक को ही उसका अधिकार दिया गया है, उसको आपको बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। अभी आरटीआई में हम गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो इसमें क्लियरली लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिस होगा उससे आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। उसके बाद लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार से आप जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप राज्य सरकार से मांग सकता है। उसमें बाद में लिखा है लोकल बॉडी, यानी लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, ऐसी कोई भी लोकल बॉडी होगी जो सरकार के अंडर काम कर रही है। तो सरकार के अंडर जो भी लोकल बॉडी रहेंगी उसको भी आप उससे भी हिसाब मांग सकता है। अगर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ प्लान का कॉपी मांगना है, कुछ और कुछ मांगना है, तो आप वो आराम से मांग सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, हमारी चुनी हुई सरकार है, हम उसको चुन के भेजते हैं। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन के हम लोग भेजते हैं एज ए पब्लिक, तो वो भी उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद लिखा है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कोई भी सरकारी स्कूल रहेगी या कोई भी प्राइवेट स्कूल रहेगी जिसको गवर्नमेंट ने एड किया है, यानी गवर्नमेंट की मदद से चल रही है, तो वो भी आरटीआई में आ जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। तो इतना सारा उसका व्यापक उसको बेस दिया गया है। तो इतना जो बेस दिया गया है तो हम लोग समझते हैं कि इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। लेकिन आज 15 साल होने के बाद भी अभी भी भारतीय नागरिक को ज्यादा मालूम नहीं है, उसको ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून के बारे में उसको जानकारी नहीं है, उसका उतना प्रचार नहीं हो रहा है। तो आज ये जो वेबिनार रखा गया है वो प्रचार के लिए रखा गया है, आपके लिए एक जागरूकता आ जाएगी। आप सरकार से कुछ भी मांग सकते हैं, और कैसे मांगना, क्यों मांगना, उसका भी मैं आपको डिटेल दे सकता हूं। तो हम आप गवर्नमेंट से अभी इंफॉर्मेशन मांगना है, तो आप क्या इंफॉर्मेशन मांगोगे। तो एक्ट में क्लियरली लिखा है एनी इंफॉर्मेशन मीन्स मटेरियल फॉर्म, यानी मटेरियल फॉर्म में क्या आएगा, रिकॉर्ड्स, कुछ भी सरकारी रिकॉर्ड आप मांग सकते हैं, कागज पत्र। फिर डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मांगना है गवर्नमेंट से तो आप मांग सकते हैं।
उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरनल मेमो होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक मेमो बनता है, तो मेमो की कॉपी भी आप मांग सकते हैं। गवर्नमेंट और आपके बीच में कुछ ईमेल हो गया है, ईमेल की कुछ जानकारी होगा, तो आप ईमेल की जानकारी भी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। आपको कोई ओपिनियन नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये कानून सही है गलत है, या आपको कुछ कानून के बारे में कंफ्यूजन है कि मैं सही हूं या गवर्नमेंट सही है या ये डिपार्टमेंट सही है, कौन सही है, तो आप गवर्नमेंट से कोई भी ओपिनियन मांग सकते हैं। तो आपको कुछ सलाह सूचन चाहिए, कुछ कानून के बारे में जानकारी चाहिए, तो भी आप गवर्नमेंट से आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। उसके बाद है उसमें लिखा है प्रेस रिलीज, यानी जो न्यूज़पेपर रहता है, जो खबर पत्रिका रहती है, उसके अंदर गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं या गवर्नमेंट के कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसकी कॉपियां भी आप मांग सकते हो। उसके बाद लिखा है सर्कुलर, गवर्नमेंट बहुत सारे सर्कुलर डे टू डे पब्लिश कर रही है, तो ये जो सर्कुलर जो पब्लिश हो रहे हैं, उसकी कॉपियां भी आप सरकार से मांग सकते हैं। आपको लगे कि ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास अभी हैंडी नहीं है और आपको उसकी कॉपी मांगना है, तो सर्कुलर का रेफरेंस नंबर देके आप सरकार से उस सर्कुलर की कॉपी भी मांग सकते हैं। उसके बाद एक लॉग बुक बोलते हैं, लॉग बुक यानी सरकारी का जो कुछ कामकाज होता है वो लॉग बुक में एंटर होता है, तो लॉग बुक की आप कुछ भी पढ़ने की कॉपियां भी मांग सकते हैं। उसके बाद लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, सरकार बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रिज बनाने का, रास्ता बनाने का, कुछ बिल्डिंग बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और ठेकेदार के बीच में होते रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां भी आप सरकार से, आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गाफला हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया है, तो वो स्टडी करने के लिए आप सरकार से बोल सकते हैं कि आपके और ये रोड जो बन रहा है राजस्थान से लेके दिल्ली तक जो रोड बन रहा है, ये जो प्रोजेक्ट पास हो गया है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को दिया गया है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए। आपको खाली उतना ही लिखना है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांग सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मांगते, यानी बहुत ट्रांसपेरेंसी है, एक्ट में बहुत सारा कुछ लिखा गया है कि आप गवर्नमेंट से कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्ट का जो पर्पज मैंने शुरू में ही बोला, ट्रांसपेरेंसी, यानी गवर्नमेंट के पास कुछ भी छुपाव नहीं होता है, हर एक चीज खुला हो जाता है, तो आपको खुला जो चीज है वो कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में आ जाता है, तो आप उसकी कॉपियां मांग सकते हैं। और आप रिपोर्ट मांग सकते हैं, कुछ भी पेपर, कुछ भी कागज पत्र आपको गवर्नमेंट से मांगना है, तो आप बिंदास खुले दिल से, खुले मन से आप सरकार को लिखिए कि मेरे को ये चीज चाहिए, और सरकार को ये आपको चीज देना ही है। तो सबसे पहले ये कागज पत्र जो गवर्नमेंट से लेना है, वो आप आरटीआई से आसान से मांग सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी आपको सरकार की ऑफिस में जाना है, समझो आपको पीएफ ऑफिस से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, तो आप सरकार को लिखो, आरटीआई में प्रोविडेंट फंड ऑफिस के अथॉरिटी को लिखो कि मेरे को आपकी ऑफिस में आके ये चीज का मेरे को इंस्पेक्शन करना है, जैसे वो लोग हमारा इंस्पेक्शन करते हैं ऐसा आप भी उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बहुत चीज ख्याल रखो, गवर्नमेंट के जो कागज पत्र बनते हैं आप उसका इंस्पेक्शन करने का अधिकार आपको है, तो आप आरटीआई में लिखो कि आप मेरे को ये रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करना है, तो मेरे को टाइम और डेट बताइए, कौन सा डेट को कौन से टाइम पे मैं आपके पास आ जाऊं, मेरे को रिकॉर्ड सारा आपका इंस्पेक्शन करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सरकार का रिकॉर्ड बहुत बल्कि होता है, तो हम कॉपियां नहीं मांग सकते, बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, तो आप वहां जाके इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आप वहां सरकार के ऑफिस में पर्सनली जाके आप मांग सकते हो, और वहां आप आइडेंटिटी दिखाओ आपका, और आपका सारा जो रिकॉर्ड आपने मांगा है वो सारा आपका टेबल के ऊपर सरकार रख देगी, आप उसका इंस्पेक्शन करिए, उसमें से कुछ नोटिंग लेना है, कुछ आपको लेना है, तो आप नोटिंग करके भी ले सकते हो। यानी इंस्पेक्शन के बाद टेकिंग द नोट्स, आपको नोट्स लेना है, आपको कुछ एक्सट्रैक्ट लेना है, यानी कुछ पढ़ने का जेरोक्स लेना है, तो भी आप ले सकते हैं। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप इंस्पेक्शन करने के बाद सरकार से मांग सकते हैं, इवन बिना इंस्पेक्शन भी आप सर्टिफाइड कॉपीज मांग सकते हैं। उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन, अभी क्या है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद डिजिटल इंडिया बन गया है, हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है, तो आपका जो इंस्पेक्शन होता है, गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है, इंस्पेक्शन का जो इनकम टैक्स का जो असेसमेंट होता है, ये सारा अभी ऑनलाइन हो गया है। तो ऐसे जो अभी इलेक्ट्रॉनिक टाइम का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो आरटीआई में तो 2005 में लिखा हुआ है कि आप क्या मांग सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आप डिस्क, यानी कोई भी डिस्क का कॉपी मांग सकते हैं, फ्लॉपी का कॉपी मांग सकते हैं, कुछ टैप होगा तो टैप का कॉपी मांग सकते हैं, कुछ वीडियो कैसेट मांग सकते हैं सरकार से, और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, जहां गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है, वो कोई भी कंप्यूटर या हार्ड डिस्क कुछ भी होगा, वहां से आप इंफॉर्मेशन सरकार से मांग सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से कह दिया है कि आप सरकार से क्या क्या मांग सकते हो।
तो बहुत क्लियर हो गया है कि आपको सरकार से आप आंख बंद करो और खोलो, आपको मन में जो कुछ आए आप मांग सकते हो। तो कहने का मतलब है ये बहुत सारा क्लियर हो गया है कि आप सरकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे कि क्या करना है आगे जाके, आपको एप्लीकेशन कैसा करना है, क्यों करना है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी अथॉरिटी, सबसे पहले तो अथॉरिटी, अभी आपको एप्लीकेशन करना है आरटीए का, तो कहाँ करना है, कौन अथॉरिटी है, किसको करना है। अभी मैंने को बीएमसी से रिकॉर्ड मंगाना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखूंगा कि मेरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जहां पड़ा है, जो ऑफिस में पड़ा है, वो ऑफिस से आपको इन्फॉर्मेशन मांगना है, नहीं कि आप कोई कहीं से भी मांग लो। तो आपको पहला ये देखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मांगना है। तो आपको ये देखना है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन मांगना है और किससे मांगना है। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक, हर एक गवर्नमेंट के ऑफिस में एक डिपार्टमेंट रहता है कंपलसरी। कोई भी सरकारी ऑफिस होगा वह आरटीआई का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें आरटीआई का एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जो ये डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी का जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मांगना है। उसके बाद आपने जब इंफॉर्मेशन मांगा और आपको इंफॉर्मेशन जो उनको 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है। अंडर एक्ट में लिखा है विद इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। अगर गवर्नमेंट ने 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया, तो आपको आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, तो नेक्स्ट स्टेप उसका ऐसा है, एपेलेट बॉडी यानी एपेलेट अथॉरिटी रहता है, वह जाके आपको इंफॉर्मेशन मांगना है। यानी आपने पहला एक कंप्लेन कर दिया, यानी आपको आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, या आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जाके भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ एप्लीकेशन किया था, मेरे को 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आया, इसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो उसकी एपेलेट अथॉरिटी रहती है, जो सेम ऑफिस में रहती है। समझो आपने पीएफ से किया, तो पीएफ के ऑफिस में एपेलेट अथॉरिटी रहती है, तो अथॉरिटी से आपको आगे का इंफॉर्मेशन मांगना है। उसके बाद लिखा है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी हर एक सरकारी ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है, उधर भी आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। उसके बाद उसका अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कभी छुट्टी पे चला गया, तो उसकी जगह पे एक असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर करके नियुक्ति होती है, तो असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर से भी आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो आपको उसका कवरेज बहुत है, तो आप ध्यान से सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मांगना है। उसके बाद आपको असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर से भी आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। अभी इंफॉर्मेशन आपको जो लिखना है वो आपको राइटिंग में करना है। आप कुछ भी चीज राइटिंग में नहीं करेंगे, लिख के नहीं देंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आप खाली फोन पे बता देंगे कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको नहीं मिलने वाली है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगना है वो आपको राइटिंग में देना है, यानी सरकार को आपको एक लेटर देना है। तो लेटर कैसा देना, तो जो आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो उसका चार्ज क्या है। तो ये एक्ट में ऐसा लिखा है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आपको खाली 10 रुपए का चार्ज है। कितना, आपको 10 रुपया खर्चा करना है। बहुत मामूली एक चाय का खर्चा है, एक कप चाय का खर्चा है, मेरे ख्याल से आजकल तो कटिंग चाय का खर्चा है। तो बहुत इजी है। हम लोग गवर्नमेंट का ऑफिस में जाएंगे तो हमारा 50, 100, 200 रुपया भी खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये 10 रुपए में आपका काम बनता है। तो हम क्यों 10 रुपए का काम कर नहीं लेवे, क्यों हम सरकार के ऑफिस में हमारे जूते घिसते रहे। कभी कभी हमने देखा है महीनों महीनों तक लोगों सरकारी ऑफिस में चक्कर काटते हैं और उनका काम नहीं बनता है, उनके जूते घिस जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है, उसको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता है। तो मेरा कहना यह है, अगर सरकारी ऑफिस से आपको जो काम कराना है तो आप 10 रुपए में काम करा सकते हो, तो आप क्यों ज्यादा खर्चा कर रहे हो। और आपको घर बैठे मिलेगा इन्फॉर्मेशन, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको गाड़ी भाड़ा, बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा कुछ भी नहीं है, आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। तो आपको सिर्फ 10 रुपए का खर्चा करना है। अभी 10 रुपया कैसा खर्चा करना है, तो एक्ट में क्लियरली लिखा है, आप कैश भर सकते हो 10 रुपया, आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो 10 रुपए का, आप पे ऑर्डर बना सकते हो 10 रुपए का, इंडियन पोस्टल ऑर्डर हर एक पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो 10 रुपए का, या आप 10 रुपए का मनी ऑर्डर भी कर सकते हो। तो इतना ऑप्शन खड़ा हुआ है आपके सामने कि आपको 10 रुपया कहाँ खर्चा करना है। आपको कोई भी लेटर बनाना है, आप लेटर बनाओ, उसके साथ में 10 रुपए का पे ऑर्डर लगा दो, 10 रुपए का आप डिमांड ड्राफ्ट लगा दो, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा दो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको घर बैठे हो सकता है, कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे, आप उसको खाली बोलो मेरे को 10 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर चाहिए,
तो आपको ऑर्डर का पोस्टल ऑर्डर का कॉपी मिल जाएगा। जो ब्लैंक रहता है उसके ऊपर आपको नाम लिखना है। जैसे हम लोग का चेक बुक कैसा ब्लैंक रहता है, चेक का कॉपी आप देखेंगे, पे टू, टू के आगे हमको लिखना है कि आपको चेक किसको देना है। ऐसा ये पोस्टल ऑर्डर भी ब्लैंक आएगा। आपको जो सरकारी ऑफिसर को जो पत्र लिखना है उसको कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आपको समझो पीएफ में लिखना है तो पे टू द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मुंबई, इतना आप लिख दिया तो बस हो गया। उसमें 10 रुपए का पे ऑर्डर है तो आपका क्लियर हो गया। तो आपको पे ऑर्डर बनाना है तो ये नाम का बनाना है, द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मुंबई, द रीजनल डायरेक्टर ईएसआईसी, यानी जो डिपार्टमेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट रहेगा उसका जो मुखिया रहेगा, उसका जो हेड रहेगा, उसका नाम को आपको पे ऑर्डर बनाना है, मनी ऑर्डर बनाना है, या आप डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी बना सकते हैं। समझो मेरे को बंबई से दिल्ली से इंफॉर्मेशन मांगना है तो बॉम्बे टू दिल्ली मैं पे ऑर्डर से भी मांग सकता हूं, लेकिन पे ऑर्डर जो रहता है वो इंटरनल रहता है, तो मेरे को कंपलसरी वहां डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। मैं पे ऑर्डर बनाऊंगा तो मेरे को नहीं चलेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के बाहर का वो चीज है, मैं दिल्ली से मांग रहा हूँ रिकॉर्ड, तो मेरे को डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। पे टू द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर न्यू दिल्ली, इतना मेरे को लिखना है। तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से आपको जो कुछ लिखना है, आपको 10 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट उसके साथ में अटैच करना कंपलसरी है। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर आपने अटैच नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके साथ में 10 रुपए का खर्चा करना है, उसका पे ऑर्डर लगाना वो जरूरी है। अभी एप्लीकेशन कैसा करना है, आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो उसमें ऐसा लिखा है कि आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, आपको कोई कारण नहीं पूछना है। समझो मेरे को, हमारा रोड है, रोड बन रहा है, मेरे को रोड का कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी चाहिए, तो ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट कौन देती है, लोकल बॉडी कौन देती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो मेरे को मालूम है मेरे को आरटीआई कहां करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करना है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वार्ड रहते हैं, तो आपको कौन सा वार्ड में करना है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, तो रोड डिपार्टमेंट को आपको करना है। तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू रोड बन रहा है वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट का मेरे को कॉपी चाहिए, कितने दिन में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मुझे आप प्रोवाइड करिए। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी क्यों चाहिए, वाई वर्ड यूज नहीं करना है, आपको कारण नहीं देना है। आप सरकार की ऑफिस से कुछ भी कागज मंगवा सकता है, आपको उसका रीजन नहीं देना है। सबसे पहले आप ख्याल रखो उसका कारण क्यों, क्यों चाहिए वो आपको नहीं बोलना है, मेरे को चाहिए बस। सरकार आपको पूछेगी नहीं आपको क्यों चाहिए। आपने रोड की कॉपी मंगवा ली तो आपको मंगवा ली बस, आपको सरकार नहीं पूछेगी आपको ये रोड की कॉपी की क्यों जरूरत है, आपको क्यों चाहिए, ये रीजन देना जरूरी नहीं है। कानून में क्लियर लिखा है, देयर इज नो नीड टू गिव एनी रीजन फॉर एनी इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर, यानी आपको कोई भी रिकॉर्ड की कॉपियां मांगने से आपको उसका कारण नहीं देना है। तो नो नीड टू गिव एनी रीजन सबसे पहले। उसके बाद आपको जो आप खत लिखेंगे, जो आप लेटर लिखेंगे, उसमें आपको क्लियर लिखना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट की तारीख रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, उसका रोड का कुछ होगा तो रोड का नाम लिखो, रास्ता बन रहा है तो रास्ते का नाम लिखो, आपके बिल्डिंग बन रही है तो आपका बिल्डिंग का प्लान का कॉपी, उसका सर्वे नंबर रहता है। यानी आपको क्लियरली लिखना है आपको क्या चाहिए। आप हाफ हार्टेड एप्लीकेशन नहीं करना है। अगर आप प्रोविडेंट फंड में एप्लीकेशन कर रहे हो और आपका निजी कुछ आपको मांगना है, आपको मांगना है कि मेरा कितना पैसा जमा है पीएफ में, तो आजकल तो पासबुक में ऑनलाइन दिख जाता है, पहले ऑनलाइन में नहीं आती थी। तो आप गवर्नमेंट को लिख सकता है मेरा ये अकाउंट नंबर है और मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरी ये आज की तारीख में मेरे अकाउंट में कितने पीएफ के पैसे जमा है वो मुझे प्रोवाइड करिए बस। क्यों चाहिए वो आपको गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, आपको क्यों चाहिए, आपको हम साल में एक टाइम देते हैं, आप उसमें से देख लो, ऐसी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगा उनको प्रोवाइड करना जरूरी है। तो आपको उसमें आपको क्लियरली लिखना है, यानी आपका रेफरेंस जो रहता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी सरकार को मालूम होना चाहिए आप एग्जैक्टली क्या लेना चाहते हो सरकार से, आपको क्या चाहिए सरकार से। अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सरकार आपको जो रिप्लाई देगी वो प्रॉपर नहीं देगी, वो वेग रिप्लाई देगी। तो आपको पूरा ख्याल रखना है, आप जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर, उसकी जो डिटेल है वो आपको क्लियरली लिखनी है, ये आपको क्या चाहिए, तो आपका रेफरेंस पूरा वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन टाइप करना जरूरी नहीं, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, कहीं भी एक्ट में लिखा नहीं कि टाइप होना चाहिए, आप हाथ से भी लिख सकते हो। तो एप्लीकेशन आप टाइप रिटन रखेगा तो अच्छा लगता है और थोड़ा पढ़ने में इजी रहता है। आप हैंड रिटन भी अलाउड है, लेकिन हैंड रिटन में ऐसे ऐसे अक्षर होने चाहिए जो पढ़ने में इजी होना चाहिए।
आपके अक्षर गवर्नमेंट को दिखाई देने चाहिए। उसके बाद लिखा है उसमें कोई भी लैंग्वेज चल सकती है, यानी जरूरी नहीं आपको इंग्लिश में लिखना है। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, तेलुगु में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। जो लैंग्वेज में आपको लिखना है वो लैंग्वेज अलाउड है, इसमें लैंग्वेज बार नहीं है। तो बहुत सारा क्लियर है इसमें। ये एक्ट का जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है, उसमें पब्लिक को बहुत सारा स्कोप दिया गया है। तो यानी आप कोई भी भाषा का यूज कर सकते हो, आपको लैंग्वेज बार नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात उसमें लिखा है, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगना है तो उसका फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब नहीं है, यानी आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। आपका मन में जो लगे वो आप फॉर्मेट यूज करो। तो इसमें फॉर्मेट जो है वो भी प्रिस्क्राइब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगना है तो आप लेटर लिखिए और इंफॉर्मेशन मांगिए, बस। उसमें ऐसा कुछ एग्जैक्ट ये फॉर्मेट में लिखना चाहिए जरूरी नहीं है। तो ये सारा बस चीज क्लियर है। अभी आपने एप्लीकेशन बना दिया, तो अभी मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं कि एप्लीकेशन कैसा बनाना है, क्योंकि आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन बनाना है। तो सबसे ऊपर जो टॉप रहता है, ब्लैंक पेपर पे करना है आपको। तो ब्लैंक जो A4 साइज का आपका जो पेपर रहेगा, उसका टॉप के ऊपर आपको हेडिंग में लिखना है इंफॉर्मेशन अंडर राइट ये RTI एक्ट 2005, यानी ऊपर बोल्ड लेटर में आपको लिखना है कि ये जो मेरा खत काय के लिए है, मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं। तो आपको ऊपर टॉप में लिखना है इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। उसके बाद नीचे आएगा आपका नाम और एड्रेस। एड्रेस आपका सही होना चाहिए, आपका रूम का नंबर, आपका ब्लॉक का नंबर, आपका रास्ते का नाम, और कुछ लैंडमार्क होगा तो लैंडमार्क, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगना है, कल ऐसा नहीं हो आपका एड्रेस गलत हो गए और आपका इन्फॉर्मेशन आपको वापस जावे। तो आपका जो है नाम और एड्रेस जो लिखना है वो बहुत जरूरी है, अच्छी तरह लिखना है कि आपको ये रिकॉर्ड मिल जावे। तो ये आपको नाम और एड्रेस प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद सरकारी ऑफिसर को जहां आपको लेटर लिखना है, टू, यानी आपको किसको लिखना है। अगर आपको PF को लिखना है तो आपको लिखना है टू द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, यानी आपको इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके बाद एड्रेस आएगा। अगर आप प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जयपुर से डेटा मांग रहे हैं तो आपको जयपुर का एड्रेस लिखना है। अगर आप बॉम्बे से मांग रहे हैं तो बॉम्बे में PF की 4 ऑफिस है, तो आपको कौन सी ऑफिस से क्या डिटेल चाहिए, तो आपको क्लियरली वो एड्रेस लिखना है जो ऑफिस से आपको डिटेल रखना है। समझो मैं एक मुंबई का बात करता हूँ, क्योंकि आई एम बेस्ड फ्रॉम बॉम्बे। अभी बॉम्बे में 4 ऑफिस है, एक बांद्रा में, एक थाना में, एक कांदीवली में और एक वासी में। तो अगर मेरा PF थाना ऑफिस में जमा हो रहा है तो नेचुरली मेरे को इंफॉर्मेशन कमिश्नर थाने ऑफिस को लेटर लिखना है। मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर बांद्रा को लिखूंगा तो मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो डिपार्टमेंट से किया गलत किया है। तो आपको जो डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मंगवानी है वो डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस सही होना चाहिए। उसके बाद आप जो लेटर बनेंगे उसमें एक आपको रेफरेंस डालना है। रेफरेंस में यानी क्या, तो रेफरेंस में अगर आप PF डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं तो आपका अकाउंट नंबर रहता है, आपका UN नंबर रहता है, वो आपको क्लियरली लिखना है, ताकि प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट या ESI से मांग रहे हैं तो आपको ESI का जो 10 डिजिट का ESI का जो नंबर है वो नंबर लिखना है। यानी आपका रेफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आप कौन है, आपको क्या चाहिए। तो आपका जो रेफरेंस है वो आपको सब रेफरेंस में क्लियरली लिखना है कि आपका UN नंबर क्या है या आपका ESI नंबर क्या है, जो चाहिए आपका रेफरेंस क्लियरली डालो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिखो। समझो मेरे को प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से मेरा प्रोविडेंट फंड का स्टेटमेंट मांगना है, कितना बैलेंस है, तो मैं सब्जेक्ट में लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ माई अकाउंट नंबर सो एंड सो, वो आपको सब्जेक्ट में डालना है। उसके बाद जो हम सादा जो लेटर लिखता है ऐसा ही लिखना है डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, वो आपको संबोधन करना है। उसके बाद जो आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे वो फर्स्ट पैराग्राफ जो रहता है वो आपका नरेशन होना चाहिए, यानी ब्रीफ, आप क्या करना चाहते हो। तो समझो मेरे को प्रोविडेंट ऑफिस में मैंने एक एप्लीकेशन डाली है PF विड्रॉल की, लेकिन आज तक मेरे को PF के पैसे नहीं आएगी। तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन फॉर PF विड्रॉल ऑन सो एंड सो डेट, ब्रैकेट में लिखो एक्नॉलेजमेंट कॉपी एनक्लोज, यानी आपने सबमिट किया उसका पुरावा दे दो। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ आप क्लियर लिखते हैं कि मैंने ये एप्लीकेशन ये तारीख को दी हुई है और मेरा ये एक्नॉलेजमेंट का कॉपी नंबर है, ये रसीद नंबर है, उसकी जेरोक्स भी आप उसके साथ अटैच कर दो। तो कल सरकार ऐसा नहीं बोले आपकी एप्लीकेशन नहीं मिली है। नहीं तो कभी क्या होगा, आप एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे और सरकार क्या बोलेगी, आपका पेपर नहीं मिले।
तो आपको सरकार को कोई भी चांस नहीं देना है गलत रिप्लाई करने के लिए। आपने जो कुछ किया है रेफरेंस क्लियर लिखो। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी पीडीएफ की एक फाइल जनरेट होती है, तो उसकी कॉपी निकाल दीजिए और पीडीएफ की फाइल जो आप कॉपी निकालेंगे वो आप अटैच कर दीजिए कि मैंने ये तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो ये एप्लीकेशन जो आपने की है उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो उसके साथ में अटैच कर दीजिए। तो कल उसको गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती कि आपकी एप्लीकेशन नहीं मिली है। अगर उनके पास से एप्लीकेशन कहीं आगे पीछे हो गई और नहीं मिल रही है तो भी उनको ढूंढना पड़ेगा, और 99% जो एप्लीकेशन नहीं मिल रही है आपकी एप्लीकेशन जाने के बाद इमीडिएट लोग ढूंढते हैं और उनको मिल जाती है। लेकिन हम लोग जब पर्सनली जाते हैं तो बोलता है एप्लीकेशन नहीं मिला है, आपकी एप्लीकेशन नहीं मिल रही है। लेकिन आरटीए में ऐसा रिप्लाई दिया कि आपकी एप्लीकेशन नहीं मिली है, तो मैंने जो आपको इनवर्ट का जो आपने लेटर भेजा है, जो सरकार ने एक्नॉलेजमेंट दिया है, उसको मैं आरटीए कर दूंगा। ये रेफरेंस का पेपर मेरा कहाँ गया, मैं इनवर्ट डिपार्टमेंट को लिखूंगा कि मैंने जो पेपर जमा किए थे आपने डिपार्टमेंट को आपने जमा किया कि नहीं। तो इनवर्ट डिपार्टमेंट मेरे को रिप्लाई करेगा ये आपका पेपर हमने ये तारीख को इतने बजे ये पर्सन को, उसमें क्लर्क का नाम भी आएगा जिसको सबमिट किया है और उसकी साइन की कॉपी, वो जो उसने जो साइन किया है उसका पेपर की कॉपी आप मांग सकते हो। तो कल वो जो गलत बोल रहा है कि आपका पेपर नहीं मिला है वो मैं इजीली प्रूव कर दूंगा कि ये ऑफिसर जो है गलत बोल रहा है, ये ऑफिसर ने ये तारीख को ये पेपर लिया और क्यों मेरे को बोल रहा है कि मेरे को लेटर नहीं मिला है। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ जिसको बोलता है ब्रीफिंग नरेशन। आपको क्लियरली सारे रेफरेंस देने, आपने 1 साल 2 साल में जो कुछ किया है गवर्नमेंट के साथ पत्र व्यवहार, वो सारा पत्र व्यवहार आपको उसमें दिखाना है कि मैं 1 साल से ये चीज कर रहा हूँ आपके साथ और मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका जो रहता है ब्रीफिंग का रहता है। उसके बाद आएगा सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिखना है, लेकिन ये एक्ट में क्लियर लिखा है आपको कहीं भी सवाल नहीं पूछना है, यानी वाई, व्हाट, वेयर ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है। बहुत ध्यान रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है सरकार को। समझो आपने पीएफ का एप्लीकेशन नवंबर में दी है गवर्नमेंट को, 10 नवंबर को आपने गवर्नमेंट को एक पीएफ का एप्लीकेशन डाल दिया ऑनलाइन में, और आपको अभी तक जनवरी तक आपको पीएफ के पैसे नहीं आ रहे, आपके अकाउंट में जमा नहीं हो गए, तो आपने सब डिटेल पहले पैराग्राफ में डाल दिया कि कौन सा तारीख को आपने क्या क्या किया। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है प्लीज प्रोवाइड मी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, ये आपको बोल्ड लेटर से लिखना है। उसके बाद लिखना है नंबर 1। तो नंबर 1 में आप लोग लिखना नहीं है व्हेन माय क्लेम विल बी सेटल, व्हेन वर्ड यूज नहीं करना है। आपको क्या लिखना है, डेट ऑन विच माय क्लेम विल बी सेटल, यानी ये जो क्लेम है कौन सी तारीख को सेटल होगा, नंबर 1। नंबर 2 लिखो अमाउंट ऑफ माय क्लेम, यानी कितना अमाउंट आपने सेटल किया है वो आप अमाउंट मांगो। नंबर 3, अभी आपको मालूम है 2 महीने से आपका काम नहीं हो रहा है, तो नंबर 3 लिखो रीजन फॉर डिले इन सेटलमेंट, यानी क्यों डिले हो गया आप रीजन मांगो। आपको लगता है कि वो क्लर्क जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है, जानबूझ के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जानबूझ के आपको, तो नंबर 5 लिखो एक्शन टेकन बाय योर डिपार्टमेंट फॉर द डिले इन सेटलमेंट ऑफ माय क्लेम। आप एक्शन लो ऐसा नहीं बोल सकते, एक्शन गवर्नमेंट को लेना है, लेकिन आप एक्शन क्या लिया वो आपको पूछना है। तो आपको कहीं भी मैंने जो 5 सवाल पूछे गवर्नमेंट को, कहीं भी व्हाट, वेयर, व्हेन मैंने यूज नहीं किया, तो आपको बहुत टैक्टफुली यूज करना है। आप जो इन्फॉर्मेशन सरकार से मांगेंगे उसमें कहीं भी हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर ऐसे वर्ड कभी यूज नहीं करना है। तो आपको पूरा क्लियरली लिखना है, आपका एप्लीकेशन पूरा इलोबोरेटली क्लियर होना चाहिए, सरकार को मालूम पड़ना चाहिए कि आप सरकार से क्या मांग रहे हो। तो ये आपको पूरा प्रोसेस मैंने आप दिखा दिया कि आपको एप्लीकेशन करना है। अभी एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट आपको चाहिए तो मैं ईमेल में एलएलए को मैं शेयर करूंगा, वो फॉर्मेट आपको स्क्रीन में बाद में दिखा देगा, मैं ईमेल से शेयर कर दूंगा बाद में, क्योंकि अभी स्क्रीन पर फॉर्मेट स्कैन करना अभी मैंने डाला नहीं है फॉर्मेट, एक गलती से मेरा रह गया है, तो मैं उनको ईमेल कर दूंगा, तो आपको बाद में ये फॉर्मेट ये लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको ये जो चीज है क्लियरली आपको दिखाना है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, लेकिन कहीं भी व्हाट, वेयर वर्ड कभी भी यूज करना नहीं है। अभी उसके बाद आएगा आपको, आपने एप्लीकेशन तो कर दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिखा है आपने जो तारीख को एप्लीकेशन सबमिट की गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में, जो तारीख को उनको लेटर मिला आपका, उस तारीख से 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज आपको उसका रिप्लाई करना है गवर्नमेंट को। यानी समझो आपने पीएफ ऑफिस से मांगा कि मेरा क्लेम कभी सबमिट हुआ और कभी मेरा सेटलमेंट होने वाला है, तो आपको 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट को आपको रिप्लाई करना है, ये टाइम लाइन है। तो गवर्नमेंट आपको टाइम देगी
तो एक्ट में क्लियर लिखा है 30 दिन के अंदर उसको जवाब मिलना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, मैंने सरकार को लिख दिया कि मेरा एप्लीकेशन ये तारीख को मैंने जमा किया, अभी तक मेरा सेटल नहीं हुआ है, तो मेरे को डेट बताइए और अमाउंट बताइए। तो ऐसा होता है कि 30 दिन के पहले सरकार ने अगर आपका क्लेम पास नहीं किया है, अगर उनके पास की तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उनका पहला काम बनेगा, सारा काम छोड़ के, सारा काम बाजू में रख के सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का काम करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। तो आपका एप्लीकेशन वो कचरे के डब्बे में नहीं डाल सकते। तो आपका एप्लीकेशन का काम सबसे पहले प्रायोरिटी में आ जाएगा। यानी एप्लीकेशन कर दिया तो आपका प्रायोरिटी में लेटर आ जाएगा, जो उनका इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट वो पर्टिकुलर ग्रुप को लिखेगा कि ये एप्लीकेशन हमको मिली है और ये एप्लीकेशन में ये चीज मांगी गई है, तो हमको विद इन 7 डेज इसका रिप्लाई करिए। तो जो क्लर्क के पास वो एप्लीकेशन चली जाएगी, वो एप्लीकेशन को मालूम है मेरे को 7 दिन के अंदर उसका रिप्लाई करना है। तो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन जो आ गई है वो फटाफट पहला आपका काम करेगा, आपकी एप्लीकेशन देखेगा, अगर सही है तो वो पास करेगा और इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसको भेज देगा, ये एप्लीकेशन मैंने पास कर दी है, ये अमाउंट है, ये डेट है। यानी आप जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन का वो क्लर्क है, वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को रिप्लाई करेगा और 30 दिन के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो उसको आपको उसको रिप्लाई करेगा। यानी विद इन 30 डेज उनको रिप्लाई करना मैंडेटरी है। अगर रिप्लाई 30 डेज के अंदर नहीं किया तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो अभी उसके बाद क्या करना है, तो अगर 30 दिन के अंदर आपने रिप्लाई मांगा और आपको रिप्लाई नहीं मिला, समझो आपको लेट हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से लेट हो गया, तो आपको फर्स्ट अपील में जाना है या कंप्लेंट करना है। यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट अपील करना है। तो फर्स्ट अपील में आपको क्या करना है कि वही डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको फर्स्ट अपील लिखना है। आप जो आरटीआई एप्लीकेशन करेंगे उसमें लिखने का है फर्स्ट अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी। वहां एपेलेट अथॉरिटी रहती है, यानी पीएफ ऑफिस रहेगा तो उसका एपेलेट अथॉरिटी रहता है रीजनल डेवलपमेंट कमिश्नर। जो कमिश्नर है वो एपेलेट अथॉरिटी है। यानी आपकी एप्लीकेशन बाद में कमिश्नर के पास जाएगा, जो उनका लीडर है, जो उनका हेड है डिपार्टमेंट का, उसके पास अपील किया जाएगी। तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। ये अपील आपको कहाँ कभी करना है, अगर 30 दिन के अंदर आपको वेट करना है। पहला, अगर 30 दिन के अंदर अगर आपको एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं आ गया तो विद इन 45 डेज, यानी आपको 15 दिन बाद में मिलते हैं। तो उसके 15 दिन के अंदर आपको दो ऑप्शन है, या तो आप फर्स्ट अपील करिए, अगर आपको अपील नहीं करना है तो आप कंप्लेन करिए कमिश्नर के पास कि मेरा आरटीआई का रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो आपको दोनों ऑप्शन खुले आपके लिए। तो आपको फर्स्ट अपील कर सकते हैं या आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो उसमें जो लिखा गया है, जब आप फर्स्ट अपील करेंगे तो फर्स्ट अपील का रिप्लाई आपको विद इन 45 डेज आना चाहिए। तो ये सेकंड टाइम लाइन, पहला 30 दिन में आपको रिप्लाई नहीं आ गया, उसके बाद आपने जब भी 15 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन डाली, तो आपका एप्लीकेशन मिलने के अंदर विद इन 45 डेज आपको अपील में या कंप्लेन जो करेंगे उसको आपको रिप्लाई आना चाहिए। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप, अगर आपको 45 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आ गया तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट में एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहा जाता है। अभी समझो मैं महाराष्ट्र का बात करूं या जयपुर का बात करूं, राजस्थान का बात करूं, तो अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो हर एक स्टेट का एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहता है। महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का अलग रहता है, जयपुर का अलग रहेगा, यानी आपका राजस्थान का अलग रहेगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहता है उसकी ऑफिस मंत्रालय में रहती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिस है जहां रहती है वह आपको एप्लीकेशन करना है। जो आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एपेलेट अथॉरिटी जो रहती है, सेकंड अपील जो बोलते हैं उसको बोलता है सेकंड अपील। तो जब आप सेकंड अपील करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एपेलेट अथॉरिटी रहेगी, हाईएस्ट कमिश्नर जो होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसको आप एप्लीकेशन करना है। वो एप्लीकेशन करने के बाद उसको रिप्लाई करना है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। कभी कभी आपको 1 साल भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, लेकिन इसमें कोई भी टाइम बार नहीं है। तो अगर आपको पेशेंस नहीं है और आपको लगे कि नहीं मेरे को अर्जेंट इसका रिप्लाई चाहिए, तो आप 2-3 महीना वेट करिए। उसके बाद आप कोई भी कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जाइए, सिटी सिविल कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाके आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप उसके सामने केस कर सकते हो। क्योंकि आपने इतनी सारी एप्लीकेशन करने के बाद भी अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने आपका ध्यान नहीं रखा है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है, तो आप कोई भी हाई कोर्ट में या तो सिटी सिविल कोर्ट में जाके आपको कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे एप्लीकेशन के लिए आपको
ध्यान रखना कि सर की टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट का ध्यान रखा है, लेकिन जो आपकी लास्ट अपील है उसमें टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपको जो इन्फॉर्मेशन अर्जेंट चाहिए, तो फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो। एक्ट में लिखा है आप कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि आज की तारीख में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास हजारों के हिसाब से एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो आपका नंबर कभी आएगा मेरे को भी पता नहीं है। तो कभी-कभी आपको वेटिंग टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको आगे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने आपको प्रोसीजर दिखा दी, और एप्लीकेशन जो बनाने के बाद आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, आप मेल से सबमिट कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो, आप हैंड डिलीवरी भी कर सकते हो। तो आपको एप्लीकेशन कहीं भी कहाँ भी है, अगर आपको एक्नॉलेज कॉपी चाहिए तो आप हैंड डिलीवरी करिए और गवर्नमेंट का स्टैम्प मार लीजिए। वो सरकारी स्टैम्प मार के देगा कि आपका एप्लीकेशन कौन सी तारीख को मिल गया है। अगर पोस्ट से आप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेडी से भेजना है, क्योंकि रजिस्ट्रेडी से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन कभी गया हुआ है, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। आप सादा पोस्ट से भेजेगा तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा, तो आप स्पीड पोस्ट से भेजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। आप कुरियर से भी भेज सकते हो, लेकिन कुरियर से आपको पीओडी लेना है, यानी पीओडी यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी। आपको वहां डिलीवर हुआ कि नहीं लेटर, उसका प्रूफ मांगना चाहिए आपको, आपको कुरियर कंपनी से। तो आप कहीं से भी आप काम कर सकते हो। अभी हम लोग जाते हैं, हमारा जो मेन आज का जो टॉपिक है, आरटीआई फॉर पीएफ एंड ईएसआई एंड अदर लेबर मैटर्स। तो आरटीआई की जो थोड़ी जानकारी है मैंने आपको दे दी, तो मेरे को यह आशा लगे, ऐसे लग रहा है कि आपको पूरा ख्याल आ गया, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है और हिंदी में मैंने लेक्चर दिया, कहीं भी मैंने हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं की है। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछना है, तो मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा, आपको हर एक सवाल का मैं जवाब देने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। तो अभी हमारा जो मेन सब्जेक्ट है हमारा आरटीआई फॉर पीएफ ईएसआई एंड अदर लेबर लॉ मैटर। तो हम सबसे पहले पीएफ में आएंगे। तो हमको पीएफ से इंफॉर्मेशन मांगनी है। तो जनरली हम लोग पीएफ से क्या इंफॉर्मेशन मांगते हैं? तो सबसे पहले हम पीएफ से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, अगर एम्प्लॉय को मांगना है, कामगार को, वर्कर को मांगना है, तो उसको क्या है, तो सबसे पहले उसको जो एप्लीकेशन डाली है विड्रॉल के लिए या लोन के लिए, एडवांस के लिए, और उसका लोन और विड्रॉल का एडवांस का सेटलमेंट नहीं हुआ है, और सिस्टम में दिखा रहा है अंडर प्रोसेस, यानी प्रोसेस में है लेकिन एक एक महीने तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, जो गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज जो पास करना चाहिए, तो पीएफ रिलेटेड मैटर है, तो आपको पीएफ को आरटीआई डालना है। अगर आपको जयपुर में पीएफ की ऑफिस है, तो जयपुर के ऑफिस को आपको लेटर लिखना है कि मेरी एप्लीकेशन ये तारीख को डाल दी है और मेरा ये क्लेम नंबर है, ये मेरी कॉपी है, अभी तक मेरा क्लेम पास नहीं हुआ, तो मेरे को अंडर इंफॉर्मेशन में एक्ट में मुझे बताइए कि मेरा क्लेम कितनी है, कब पास होगा और कितनी अमाउंट है, वो मुझे बताइए। तो आपका इंफॉर्मेशन जाने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको रिप्लाई आने के पहले आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज तक पीएफ और ईएसआई में मैंने कम से कम 400 से 500 एप्लीकेशन की है। लास्ट 5-6 साल से मैं आरटीआई का सहारा ले रहा हूं। मेरे को लोग पूछते हैं कि आप पीएफ ऑफिस में क्यों नहीं जाते हो, ईएसआई ऑफिस में। मैं बोलता मेरे को जाने की क्या जरूरत है, सरकार है, सरकार अपना काम करेगी, मैं उनका वक्त क्यों बर्बाद करूं और मेरा वक्त भी क्यों बर्बाद करूं। मेरे को जो चीज चाहिए मैं आरटीआई से पूछ लेता हूं, मैं काहे को ऑफिसर के पास जाऊं। जब भी ऑफिसर मेरे को बुलाएगा कि आप जाके मेरे को मिल जाओ तभी मैं जाऊंगा, उसके पहले मैं नहीं जाने वाला हूं। तो कहने का मतलब है, जो आरटीआई का जो 10 रुपए में मेरा काम हो रहा है, तो मैं पीएफ ऑफिस में क्यों जाऊं, ईएस ऑफिस में क्यों जाऊं और सरकारी ऑफिस में क्यों जाऊं, मेरा आरटीआई से काम हो जाता है। तो मेरे को पीएफ का जो आपको आपने एप्लीकेशन किया है विड्रॉल का, या आपने एडवांस का एप्लीकेशन किया और पास नहीं हो रहा है, तो आप आरटीआई के जरिए आप मांग सकते हो, और आपका मैं आपको गारंटी देता हूं 30 दिन के अंदर आपका क्लेम पास हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपको, आप करके देखिए और आप देखेंगे कि इसमें क्या जादू है, क्या मिरेकल है। मैं कभी प्रोक्योरमेंट ऑफिस में जाता हूं कभी कोई काम के लिए, क्योंकि जो 7A इंक्वायरी रहती है गवर्नमेंट की, उसमें हमको कंपलसरी पब्लिक ऑफिसर को जाके मिलना पड़ता है, असिस्टेंट कमिश्नर को मिलना पड़ता है, क्योंकि वो जुडिशरी मैटर है। तो कभी कभी हम पीएफ ऑफिस में जाते हैं, तभी हम लोग को जो साथ में हम दूसरा काम भी लेके जाते हैं। कभी कोई क्लर्क को कुछ पूछना है तो बोलता है कि पीएफ ऑफिस में गया तो 2-4 और एक्स्ट्रा काम कर लूं। तो कभी हम लोग को सवाल पूछते हैं, आपको तो कभी मैंने देखा नहीं है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि मेरा आने का कुछ जरूरत है या आने का, मेरा चेहरा देख के आप कुछ पेपर पास करने वाले हो तो मैं रोज आके बैठ जाऊं आपके टेबल पे।
आपके टेबल पे जो कागज है उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी है। मेरा चेहरा आपको देखना नहीं है। आप मेरे को ऐसा नहीं पूछ सकते आप क्यों नहीं आते हो। मेरा काम नहीं आपके पास आके मिलने का। मैं आपका टाइम क्यों बर्बाद करूं। तो कहने का मतलब है, कभी कभी हमको ऐसे सवाल पूछते हैं, आपको कभी देखा नहीं है, आप रेगुलर आते नहीं हो, आप आया करिए। क्यों मैं रेगुलर आया करूं, क्यों मेरा वक्त बर्बाद करूं। जब आप काम में फेल हो जाते हो, आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हो जाते हो, तभी मेरे को आरटीआई करना पड़ता है। तो आजकल कोई कोई ऑफिस में तो मेरा नाम फेमस हो गया है। मैं जब भी ऑफिस में जाता हूँ तो वहां के जो क्लेरिकल स्टाफ है वो मेरे को लंबे से देख के बोलता है ये आरटीआई वाला आ गया। यानी इतना फेमस हो गया हूँ कि लोग सामने से मेरे को देख के पूछता है आरटीआई वाला आ गया, और मेरे को सवाल पूछता है आज तो कोई आरटीआई एप्लीकेशन लाया नहीं ना आपके साथ में। तो कहने का मतलब है कि जो काम मेरा आरटीआई से होता है तो मैं पर्सनली जाकर मिलने का जरूर नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफिस में पर्सनली जाने का मतलब क्या होता है। आपको क्यों पर्सनली बुलाया जाता है, आपको सबको क्लियर ही है। क्योंकि ये जाहिर मंच है, इधर मैं आपको क्लियर नहीं करता हूँ, लेकिन आप सबको समझ सकते हो कि आपको पर्सनली क्यों बुलाना चाहते हो। तो आरटीओ ऑफिस में से जो काम होता है तो हमको पर्सनली जाके मिलना नहीं है, उनका वक्त बर्बाद नहीं करना है, हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना है। तो नीचे 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन में मैंने नहीं करना है। तो आरटीए का लेटर बनाना है। तो हमको पहले तो पीएफ का क्लेम के सेटलमेंट के बारे में आप आरटीए कर सकते हो। मैं मेंबर का बात करता हूँ, पीएफ मेंबर के बारे में। उसके बाद मेंबर को अगर उसका पासबुक नहीं दिख रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम है, उसका आजकल क्या है सब ऑनलाइन हो गया है। तो हर एक मेंबर का केवाईसी होना जरूरी है। अगर केवाईसी नहीं हो तो आपकी गलती है, उसमें सरकार की गलती नहीं है। तो जब आप केवाईसी करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। तो क्या दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आपका नाम का दिक्कत आता है। आपका नाम एज पर आधार होना चाहिए, एज पर न्यू रूल। तो अगर मैं 2008 में मेंबर हूं, तो 2008 में आधार कार्ड नहीं था, तो उस टाइम मेरा पीएफ में नाम है तलक्षी दरोड़, लेकिन मेरा आधार कार्ड में लिखा है तलक्षी रामजी दरोड़, यानी बीच में मेरा पिताजी का नाम है। तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मेरा जो यूएन मेंबर पोर्टल में जाके आधार के हिसाब से मेरा नाम करेक्ट करना है, नहीं तो मेरा केवाईसी नहीं होगा। तो आपका सबको ध्यान रखना है, हर एक एम्प्लॉय का नाम एज पर आधार होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपका नाम एज पर आधार नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपका केवाईसी नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, उसमें सरकार का कोई भी दोष नहीं है। तो यूएन मेंबर में पोर्टल में जाके हर एक एम्प्लॉय को अपना नाम एज पर आधार करवाना है। तो ये सारा पहला स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो जन्म तारीख है वो एज पर आधार होनी चाहिए, एज पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज पर पासपोर्ट होना चाहिए, एज पर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कहना है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में फर्क है तो आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना है, सेकंड स्टेप। तो डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाने के लिए अभी गवर्नमेंट एक कोरोना पीरियड में, ये पेंडेमिक पीरियड में एक नया सर्कुलर निकाला है। ये सर्कुलर में ऐसा लिखा गया है, अगर आपका जन्म तारीख में और पीएफ का रिकॉर्ड में 2 साल से कम का फर्क रहेगा तो आपको सिर्फ आधार कार्ड जमा करवाना है और कुछ नहीं। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ में 2 साल का डिफरेंस है तो आधार कार्ड में जो डेट लिखा हुआ है वो हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा। तो सिस्टम में जाके जाके आपको आधार कार्ड, और स्कूल लिविंग होगा तो स्कूल लिविंग, बर्थ सर्टिफिकेट हो तो बर्थ सर्टिफिकेट। तो 2 साल के अंदर होगा तो कुछ भी जमा मत करो, खाली आधार कार्ड जमा करने से भी आपका जन्म तारीख चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका जन्म तारीख में 2 साल से ज्यादा डिफरेंस है, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ऑनलाइन में सगवड़ नहीं है। ऑनलाइन में अभी तक ये प्रोविजन नहीं किया है कि डेट ऑफ बर्थ मोर देन 2 इयर्स का करेक्शन का प्रोविजन नहीं किया ऑनलाइन में। आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के साथ आपको जन्म का पुरावा लगाना है, कोई भी एक्ट। तो कौन सा जन्म का पुरावा लगाना है, तो सबसे पहले आपको आपका जन्म का दाखला रहेगा तो जन्म का दाखला लगाइए। अगर आपका जन्म बहुत पहले हो गया है, उस टाइम में जन्म का दाखला नहीं आपको नहीं मिल रहा है, तो आप स्कूल में गए तो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट डालना है। अगर आप एसएससी पास है तो एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट में भी डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जन्म का तारीख का जो जन्म का पुरावा है वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल में नहीं गए, आपका जन्म का कुछ पुरावा नहीं है, तो अभी आपको क्या करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कानून निकाला है। जो गवर्नमेंट का सर्टिफाइड डॉक्टर है
वो जो डेट लिख के देगा वो डेट आपका फाइनल। यानी आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, सरकारी डॉक्टर को मिलना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि मेरा का जन्म का तारीख क्या है। तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, आपका जो दांत रहता है, जो टीथ बोलते हैं, वो दांत के ऊपर से डॉक्टर डिसाइड कर सकता है आप कितना साल पुराना है आपका दांत। यानी 40 साल पुराना दांत है आपका, 25 साल पुराना है या 50 साल पुराना है, ये दांत के ऊपर से बोल सकता है कि आपका दांत कितना पुराना है। तो आपका दांत के ऊपर से वो सर्टिफिकेट लिख के देगा कि आपका बर्थ 1956 में हुआ है। तो अभी आपको दांत के हिसाब से ये करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दांत के ऊपर से गवर्नमेंट आपको लेटर लिख के देगी, सरकारी डॉक्टर, कि आपका जन्म कभी हुआ है, तो ये भी वैलिड प्रूफ है। तो कितने कोई भी प्रूफ लेके आप सरकार को देके आपकी जन्म तारीख आप चेंज करवा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन खड़ा है। कभी कभी आप एफिडेविट भी फाइल कर सकते हैं। आपका ग्राम पंचायत में भी आपका रिकॉर्ड रहता है जन्म का, तो ग्राम पंचायत भी आपको जन्म का रिकॉर्ड लिख के देगा। लेकिन ग्राम पंचायत सादे पेपर पर लिख के देगा तो नहीं चलेगा। ग्राम पंचायत का जो लेटर रहेगा, वो लेटर के ऊपर आपका जन्म का पुरावा आपको ग्राम पंचायत लिख के देगा कि एज पर अवर रिकॉर्ड, हमारे गांव का रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जन्म तारीख ये है। आप यूपी में जाएगा तो वहां परिवार कार्ड रहता है, तो हर एक परिवार सदस्य के सामने उसका जन्म तारीख लिखा रहता है, जो ग्राम पंचायत इश्यू करती है। आप कोई भी यूपी बिहार जाएंगे तो वहाँ परिवार कार्ड बहुत फेमस है। हर एक परिवार का एक कार्ड बनता है, तो कार्ड में उसका नाम लिखा रहता है, उसका संबंध लिखा रहता है, उसकी जन्म तारीख सारे कुछ इसमें आ जाता है। तो परिवार कार्ड का भी यूज कर सकते हो आप, आपका जन्म का पुरावे के हिसाब से। तो इतने सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन है, तो आप जन्म तारीख पूरा कीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप पासपोर्ट, पासपोर्ट भी वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो अभी मेरी एक सरकार से थोड़ी फाइट चल रही है। जब मैं पासपोर्ट बनाने जाता हूं तो मेरा आधार कार्ड के हिसाब से पासपोर्ट बन जाता है। वहां मेरा कोई जन्म का पुरावा सरकार नहीं मांग रही है। मेरा आधार में जो जन्म तारीख लिखा है उसके हिसाब से मेरा पासपोर्ट बन जाता है। और पासपोर्ट बनने के बाद ये पासपोर्ट पीएफ वाले को चलता है। तो मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं, जब भी आधार से मेरा पासपोर्ट बन रहा है तो मेरा जन्म तारीख के लिए आप आधार कार्ड क्यों वैलिड नहीं है? सिर्फ 2 साल के लिए क्यों वैलिड है, उसके बाद क्यों नहीं? तो उसके लिए भी मैं आरटीआई डालने वाला हूँ सरकार के पास कि अभी आधार जो अभी वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप उसको मान्य करिए। भले मेरे जन्म का 3 साल का फर्क हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, कहीं ना कहीं हमको स्टॉप लॉस करना है। अगर हम वो डिस्प्यूट खड़ा रखेंगे तो जिंदगी पर मेरा उम्र का गवर्नमेंट का और मेरे के बीच में फाइट चलती रहेगी और मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना है। जो पुराने एम्प्लॉई है, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल के एम्प्लॉई है, उसके पास आज की तारीख में नहीं स्कूल का पूरा हुआ है, नहीं उसके पास कोई स्कूल का दाखला है, नहीं उसका ग्राम पंचायत का 60 साल का पुराना रिकॉर्ड है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो उसके लिए मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि आप आधार कार्ड को एक डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य करिए, परमानेंट। यानी कितना भी फर्क होना चाहिए, 2 साल के ऊपर होगा तो भी मान्य करिए, एक मेरी रिक्वेस्ट है। आगे गवर्नमेंट क्या करेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को लिखा है, अभी क्या होगा मैं आगे दिखूंगा। क्योंकि मैंने को मिनिस्टर ऑफ लेबर, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट कमिश्नर सबसे रजूआत की है मैंने कि ये होना चाहिए। तो शायद आपको गुड न्यूज बाद में सुनने को भी मिले। तो पीएफ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप करेक्शन करवा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं हो रहा है तो आप आरटीआई डालिए। आरटीआई डालने से आपका डेट ऑफ बर्थ 110% करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए है तो उसके बाद अभी आपका डेट ऑफ बर्थ अगर सरकार चेंज नहीं कर रही है, आपका नाम चेंज नहीं कर रही है एज पर आधार, कहीं भी डिले हो रहा है सरकारी खाते में, सरकारी पेपर में कहीं भी डिले हो रहा है, तो आप आरटीआई अवश्य डालिए, आपका काम हो जाएगा और आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन आराम से पीएफ में हो जाएगा, आपका नेम करेक्शन हो जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम आधार के हिसाब से आगे हो गया तो आपका केवाईसी बहुत इजी हो जाएगा। आपका आधार केवाईसी पहला करवाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है, अगर पीएफ ऑफिस में आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो इनकम टैक्स लॉ में एक कानून है, अगर 5 साल से कम उम्र वाला, कम मेंबरशिप जिसकी भी होगी, अगर वो पैसा अपना पीएफ से विड्रॉ कर रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस लागू होगा। इनकम टैक्स का कानून में लिखा है। अगर मैंने XYZ कंपनी में काम किया, 4 साल काम किया, 4 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं कहीं भी काम पे नहीं हूँ, 60 दिन तक मैं कहीं भी काम पे नहीं हूँ, तो मेरे को मेरा पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है। तो जब भी मैं पीएफ का पैसा में विड्रॉ करूंगा तो मेरा इनकम टैक्स कटेगा।
क्योंकि मेरी सर्विस 5 साल से कम है। तो अगर मेरी सर्विस 5 साल से कम है, तो जब भी मैं विड्रॉ एप्लीकेशन डालूँगा और मेरी इनकम 5 लाख से कम है, आजकल 5 लाख के नीचे टैक्स लगता नहीं है। तो अगर मेरी इनकम 5 लाख से कम है सालाना, तो मेरी उम्र अगर 60 साल के नीचे है, तो मेरे को 15G फॉर्म भरना है। 60 साल के ऊपर है, तो 15H फॉर्म भरना है। तो 15G या 15H फॉर्म भरेंगे और आप दिखाएँगे कि मेरी इनकम कम है, तो जो टीडीएस 10% काटेंगी। अगर आपका पैन कार्ड है, तो सरकार आपका टीडीएस 10% काटेगी। लेकिन आप 15G या 15H फॉर्म लगाएँगे, तो सरकार आपको टीडीएस नहीं काटेगी। तो आपका 10% बच जाती है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं लगवाया, बिना पैन कार्ड विड्रॉ कर रहे हो, तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लगा है, आपका जितना पीएफ अमाउंट है, उसके ऊपर 34% टीडीएस लगेगा। यानी आपका 1/3 अमाउंट चला जाएगा। आपका 100 रुपया है, तो आपको 34 रुपया तो सरकार काट लेगी। आपको 66 रुपीस आपको हाथ में मिलेगा। तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो पीएफ की कमाई आपकी है, वो आपकी पसीने की कमाई है। आपने बहुत मेहनत करके हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा करके आपने जमा किया है। अगर आपका 1 लाख रुपया जमा हो गया है, अगर आपका 34,000 गवर्नमेंट काट देगी इनकम टैक्स में, तो आपको बहुत बड़ा लॉस है। तो मेरी आपके लिए एक सलाह है कि आप इनकम टैक्स के लिए आप आपका पैन कार्ड ज़रूर बनवाइए। अगर आप पैन कार्ड लगवाएँगे, तो आपका 10% कटेगा। अगर पैन कार्ड नहीं है, तो आपका 34% कटेगा। और पैन कार्ड के साथ में अगर आप 15G या 15H फॉर्म लगाएँगे, तो आपका इनकम टैक्स 0 कटेगा, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, आप डिक्लेरेशन दे रहे हो। तो ये आपको टीडीएस के लिए आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि ये आपको पैन कार्ड का केवाईसी होना ज़रूरी है। अभी थर्ड स्टेप आएगा बैंक। कभी-कभी ऐसा होता है बैंक जब भी हम डालते हैं, तो आपको अकाउंट नंबर पूरा प्रॉपरली चेक करना है। आजकल जो बैंक के अकाउंट नंबर है बहुत बड़े आते हैं, क्योंकि अभी कोर बैंकिंग हो गई है। आपके बैंक के जो अकाउंट नंबर है, वो 15-15 डिजिट के आते हैं। और मैंने देखा है जो 15 डिजिट के जो अकाउंट बनते हैं, उसमें 4 या 5 तो जीरो होते हैं। तो जब भी आप अकाउंट नंबर लिखते हैं, जब भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एक जीरो भी आपने कम लगाया, तो आपका पैसा वापस जाएगा। तो आपका बैंक का जो पीएफ में जो रिलेटेड मैटर है, कि जो बैंक का केवाईसी आपको करना है, उसमें अकाउंट नंबर आपको ध्यान से लिखना है। और प्रोविडेंट फंड ऑफिस में कानून ऐसा है, 10 डिजिट के नीचे अगर आपका बैंक का अकाउंट होगा, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे पुराने वर्कर है, जो पुराने एम्प्लॉई है, जिन्होंने 10 साल पहले अपना अकाउंट खोला है, सेविंग अकाउंट, तो उनका अकाउंट जो रहेगा 4 डिजिट या 6 डिजिट का रहेगा। तो उनको पासबुक में जाके पासबुक अपडेट करवाना है, उनका बैंक में जाके उनको लेटेस्ट नंबर दिलवाना है। जो 4 और 5 डिजिट के जो नंबर थे, वो सारे नंबर अभी 10 या 15 डिजिट में कन्वर्ट हो गए। तो आपको पासबुक की जो जेरोक्स कॉपी लगाना है, या आपको कैंसल चेक की जो जेरोक्स कॉपी लगानी है, वो आपको ध्यान से देखना है कि ये 9 डिजिट के ऊपर की होनी चाहिए, 10 डिजिट या उसको ऊपर का डिजिट होना चाहिए। और जब आप अकाउंट नंबर जब भी ऑनलाइन में डालते हो, आपको 2 टाइम चेक करना है। सिस्टम आपको 2 टाइम पूछ रही है, आप सही है, आपने गलत गलत तो अकाउंट नहीं डाला है। जब सिस्टम पूछ रही है, फिर भी आप ब्लाइंडली उसको ओके करेंगे, तो उसमें पीएफ डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने गलत अकाउंट नंबर डाला है, आपने एक जीरो कम डाला है। फिर आप बोलेंगे मेरा पैसा आया नहीं, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मेरा अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया? तो आप आरटीआई में डालेंगे तो आपको रिप्लाई क्या आएगा? आपका क्लेम वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि आपने अकाउंट नंबर गलत डाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अकाउंट नंबर सही डालना है। तो पीएफ ऑफिस में आजकल बहुत ईजी हो गया है, आपका केवाईसी होना बहुत जरूरी है। आपका नाम एज पर आधार होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट एज पर आधार के हिसाब से होना चाहिए, प्रॉपर नाम होना चाहिए। गली गलत अभी हमने देखा है, यूपी और बिहार के बहुत सारे एम्प्लॉई जो गांव में काम करते हैं, गांव से आधार कार्ड बनाया है, मैंने दिखा है आधार कार्ड में लिखा है मुन्ना। अभी जब हम उसको पूछता है कि ये मुन्ना तेरा नाम है, तो बोलता है मेरा नाम तो रमेश है, लेकिन मेरे को गांव में सब मुन्ना बोलते हैं। तो आधार कार्ड में भी मुन्ना लिखा दिया। तो इसमें अभी गलती सरकार की कि आपकी गलती है? हर एक टाइम हमको सरकार को दोष नहीं देना है। जब आपका आधार कार्ड में मुन्ना लिखा है, तो आपकी ड्यूटी है आधार सेंटर में जाके आपको सही नाम, पूरा नाम डालना है। कभी कभी ऐसा लिखा है, अभी 8 दिन पहले का बात करता हूं, मेरे पास एक आधार कार्ड आया, उसमें लिखा है सैला, एक मैडम का नाम है सैला। मैं बोला पूरा इंडिया में आपको 5,000 सैला मिलेगी, आपका आधार कार्ड मिसयूज हो जाएगा, क्योंकि ये नाम की सैला नाम की तो कितनी लेडीज मिलेगी। तो ये आपका नाम करेक्ट करवाइए।
आपको पूरा नाम डलवाइए, नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों नेम आपका आधार कार्ड में होना जरूरी है। और जन्म तारीख, आजकल मैंने देखा है जो पुराने आधार कार्ड बने हैं उसमें खाली जन्म का साल लिखा हुआ है, 1976, 1985, उसमें जन्म तारीख मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे पुराने आधार कार्ड जो बने हैं जिसमें जन्म तारीख दिख नहीं रही है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आधार सेंटर में जाके आप आपकी जन्म तारीख चेक करवाइए, या तो आप नया आधार कार्ड, आप डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा लीजिए जिसमें आपके आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर दिखना चाहिए। नहीं तो कभी क्या होता है, आप जब भी आधार सेंटर में जो शुरू शुरू में जो आधार कार्ड बने हैं उसमें बहुत सारी गलती है, सरकार ने भी आधा काम किया है, उसमें सरकार दोषी है। जो गांव में आधार कार्ड बने हैं उसमें जन्म तारीख पूछा है तो मैंने देखा है 50% आधार कार्ड ऐसे है जिसमें जन्म तारीख लिखा है 1 जनवरी, 1/1/2005, 1/1/2/1976, 1/1/1955। तो मेरे को लगता है कि एक तारीख को इतने सारे लोग पैदा हो गए अपने देश में, तो इसमें जरूर लगता है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है गलत डाली हुई है। तो आपको ये चीज ख्याल रखना है, जब भी हम आधार कार्ड बनवाते हैं तभी हमारा स्कूल का दाखला है, हमारा जन्म का दाखला है, वो सही दाखला लेके आप आधार सेंटर में जाइए और सही डेट ऑफ बर्थ डालिए, ताकि आगे जाके आपको सरकार से झगड़ा करना नहीं पड़े, क्योंकि उसमें गलती आपकी है और आप झगड़ा सरकार से कर रहे हो। तो आपको ये सारी चीज ध्यान रखना है। आपकी केवाईसी अगर सही होगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका बैंक का डिटेल करेक्ट होगा, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पीएफ में डालिए, विद इन 15 दिन आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। गवर्नमेंट का कानून है 7 डेज का, लेकिन मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट से बैंक में पैसा आने को भी थोड़ा टाइम लगता है। आजकल एनईएफटी होता है, दूसरा दिन में पैसा आ जाता है, लेकिन कभी कभी सरकार के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक्स आदमी है, वो क्लेम पास करता है, वाई डिपार्टमेंट है, वो आपका पैसा भेज रहा है, तो एक्स से वाई में जाने को भी 2-4 दिन लग जाता है कभी कभी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी केवाईसी सही है तो आपको जिंदगी भर आपका काम आसान हो जाएगा और आपको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से आरटीआई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका केवाईसी सही है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी अगर आपका क्लेम पास नहीं हो रहा है तो आप सरकार से अवश्य आरटीआई करिए, आपको आरटीआई से आपका काम हो जाएगा। आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है या फिजिकल एप्लीकेशन की है उसका सारा ब्यौरा आप गवर्नमेंट को दे दीजिए आरटीआई एप्लीकेशन के साथ, और आपका क्लेम अवश्य पास हो जाएगा, लेकिन केवाईसी होना जरूरी है। तो ये एम्प्लॉय की जो कंप्लेंट है, एक तो उसका क्लेम पास नहीं हो रहा है, दूसरा वो एडवांस मांग रहा है 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, और अभी कोविड का पीरियड है, कोविड का पीरियड में 3 महीने का पगार मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपकी एप्लीकेशन बहुत सारी गवर्नमेंट ने पास कर दी है, करोड़ों में सरकार ने पैसा दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं आज भी कि मैंने एप्लीकेशन डाली है, पास नहीं हो रही है। तभी हम लोग चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है उसका जन्म तारीख गलत है, उसका नाम आधार के हिसाब से नहीं है, तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको एप्लीकेशन करने से पहले आपका केवाईसी सही होना जरूरी है। उसके बाद आएगा, मालिक को अगर कंप्लेन करनी है तो कैसा करेगा। अगर मालिक को कंप्लेन करना है तो मालिक की शिकायत क्या रहती है, तो सबसे मालिक की शिकायत ये रहती है, अगर कंपनी 20 साल पुरानी है और उसको पीएफ का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो पीएफ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो रहता है वो आजकल सिस्टम में दिखता है, गवर्नमेंट ने उस सिस्टम में डाला है, लेकिन ईएसआई में आज तक सरकार का जो पेरो ईएसआई का जो पोर्टल है, एम्प्लॉयर पोर्टल, उसमें सर्टिफिकेट नहीं दिख रही है। अभी मेरे को एक टेंडर भरना है, तो मैं जब भी टेंडर भर रहा हूं तभी सरकार जो ऑफिसर रहते हैं या टेंडर की जो कंपनी है वो मेरे से पूछती है, आपका पीएफ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, आपको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगना चाहिए, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना चाहिए। अभी मेरे पास सर्टिफिकेट 20 साल पुराना मेरे को नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं टेंडर नहीं भरूं, मेरा टेंडर रह जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। छोटी चीज के लिए आपका काम अटक जाएगा, आपका लाखों का टेंडर, करोड़ों का टेंडर अटक जाएगा। तो इसमें आप ईएसआई ऑफिस को आप आरटीआई डाल दीजिए कि मेरी कंपनी ये तारीख को कवर्ड हो गई है, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो ईएसआई ने मेरे को इश्यू किया उस टाइम में 20 साल पुराना, वो अभी मेरे पास नहीं मिल रही है, तो मेरे को सर्टिफिकेट की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। अगर आप आरटीआई डाल देंगे, और सरकार के दफ्तर में, हर एक सरकार के दफ्तर में सर्टिफिकेट की कॉपी पड़ी रहती है, तो सरकार वो आपको उसकी जेरॉक्स निकालेंगे और आपको आरटीआई के अंदर आपको पोस्ट से भेज देंगे। तो अगर आपको सरकार से कोई भी डॉक्यूमेंट मांगना है तो आप आरटीआई के जरिए एम्प्लॉयर भी मांग सकते हैं। और दूसरा, कंपनी को कभी कभी 7A का इंक्वायरी जो बोलते हैं, अगर कंपनी ने पैसा गलत भरा
या सरकारी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय ने कंपनी के अगेंस्ट में शिकायत कर ली कि हमारा पीएफ कम भर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि हम 5 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा पीएफ जमा नहीं हो रहे। तो जब कंप्लेंट हो जाती है, तभी सरकारी ऑफिस क्या करेगी, आपके अगेंस्ट में 7A इंक्वायरी निकालेगी। 7A इंक्वायरी यानी आपके अकाउंट्स की, आपके जो भी है, वो सारे आपके तफ़सील होगी। और अंडर ईएसआई में जाएँगे, तो फॉर्म नंबर C-18 इश्यू होता है। एडॉक या आपने ऑनलाइन में अगर आपने डिटेल डाली है, तो एडॉक आपका एक्चुअल होगा। अगर आपने डिटेल नहीं डाली है, तो एडॉक क्लेम करेंगी सरकार। और उसके अंदर अंडर सेक्शन 45A आपके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी होगी और आपको सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। तो जब भी रिकॉर्ड आपको कभी सरकार को दिखाना पड़ता है, उसके बाद जो सरकारी ऑफिसर, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर आपकी कंपनी में आता है, आपके रिकॉर्ड की तफ़सील करता है। 5-5 साल, 10-10 साल का ईएसआई में 5 साल का टाइम बार है, लेकिन पीएफ में कोई भी टाइम बार नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आपका 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकती है। अभी तक कोई भी टाइम बार आ गया नहीं है। लेकिन अभी जो सोशल सिक्योरिटी कोड जो नया पास हो रहा है, जो उसका इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, उसमें सरकार ने एक टाइम बार डाला है। तो टाइम बार शायद पीएफ के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा फ्यूचर में। लेकिन आज की बात करें, तो पीएफ के अंदर कोई भी टाइम बार नहीं है। सरकार आपका 7 साल, 10 साल पुराना भी रिकॉर्ड आपसे मांग सकती है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है एम्प्लॉयर को, कि आपका रिकॉर्ड उतना पुराना मांगेगी, तो आपको देना पड़ेगा, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। तो ये जब रिकॉर्ड आपका मांगता है, उसके बाद ये आपका रिकॉर्ड का जो रिपोर्ट रहता है, वो रिपोर्ट वो इंस्पेक्टर जो रहता है, वो सरकार को सबमिट करता है। उसकी डिपार्टमेंट जो रहता है, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट या ईएसआई डिपार्टमेंट, उसको रिपोर्ट की कॉपी जब जमा होती है, वो रिपोर्ट की कॉपी जमा होने के बाद आपकी इंक्वायरी आगे चलती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, ये रिपोर्ट की कॉपी, वो जो ऑफिसर ने आपके पास विजिट किया है, वो कॉपी आपको दिया नहीं है। उसने डायरेक्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, लेकिन आपको नहीं दी है। तो आप आरटीए के जरिए पूछ सकते हो कि इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट मेरे कंपनी से जो विजिट किया है, उसकी कॉपी मुझे चाहिए, तो आप कॉपी माँग सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। आरटी के अंदर आप इंस्पेक्टर के रिपोर्ट की कॉपी अभी माँग सकते हैं। आपको पुराना रिकॉर्ड समझो सरकार से चेक करना है। आपको ऐसा लगे कि 2008 में एक इंस्पेक्टर आया था और मेरा रिकॉर्ड तो उसने चेक कर दिया है, तो मैं बार-बार क्यों रिकॉर्ड दिखाऊँ? तो आपको 2008 का रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप सरकार को लिख दीजिए आरटीए के अंदर कि 2008 में ये तारीख को जो रिपोर्ट हो गई थी, मेरा जो इंस्पेक्शन हो गया उसकी कॉपी मुझे दे दीजिए। अगर वो रिपोर्ट की कॉपी आपको सरकार ने दे दिया, तो आपका काम आसान हो जाता है। उतना पुराना रिकॉर्ड आपको नहीं, तो आप इंस्पेक्शन का रिपोर्ट का कॉपी आप सरकार से माँग सकते हो। तो ये बहुत सारा रिकॉर्ड जो है आप सरकार से माँग सकते हो। तो ये बहुत आसान काम हो जाता है। आरटीए का हथियार है, बहुत अच्छा हथियार है। तो एम्प्लॉयी आप सकते हैं, एम्प्लॉयर हो सकते हैं। तो ये मैंने पीएफ के बारे में जानकारी की। अभी थोड़ा मैं ईएसआई तरफ मुड़ रहा हूँ कि आपको ईएसआई से आप क्या माँग सकते हो। तो अगर इंश्योरेंस पर्सन है, तो सबसे पहले ईएसआई से क्या माँगेंगे? लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स। उसके पास ईएसआई का कार्ड है, अभी वो कार्ड उसको डॉक्टर के पास जमा करवाना है, जो उसका घर के आजू-बाजू रहते हैं। या ईएसआई का डिस्पेंसरी लेंगे, तो ईएसआई का डिस्पेंसरी अगर उसको मालूम नहीं है, कौन सी डिस्पेंसरी मेरे घर के नज़दीक है, मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो ईएसआई का जो रिकॉर्ड है, आप आरटीआई के ज़रिए सरकार से माँग सकते हैं कि ये मेरा एड्रेस है और मेरे आस-पास कितने डॉक्टर है, कितनी डिस्पेंसरी है, वो मुझे आप प्रोवाइड करिए अंडर आरटीआई। जैसे आपके आरटीआई की जो एप्लीकेशन चली जाएगी एम्प्लॉयी की, मेंबर की, इंश्योर्ड पर्सन जो एप्लीकेशन करेगा, तो उसको 30 दिन के अंदर उसको आ जाएगा कि आप जो एरिया में रहते हैं, ये एरिया में इतने ईएसआई के डिस्पेंसरी है, इतने ईएसआई के डॉक्टर है, आप कहीं भी जाके आपका कार्ड रजिस्टर करवा सकते हो। तो आप ईएसआई डॉक्टर्स, डिस्पेंसरी के रिकॉर्ड आरटीआई के ज़रिए माँग सकते हो। उसके बाद आपने छुट्टी पे चले गए ईएसआई की, मेंबर छुट्टी गया 15 दिन, 1 महीना और उसने अपनी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के पास जमा कर दी है। जो ईएसआई की जो लोकल ऑफिस रहती है, उसमें उसको सर्टिफिकेट जमा करवानी रहती है। अगर सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी एनईएफटी हो जाती है और पैसा उसको बार-बार वहाँ जाना नहीं है, उसको खाली सर्टिफिकेट जमा करवाना है। लेकिन उसको ध्यान रखना है, उसका जो ईएसआई का कार्ड बना है, उसके अंदर उसको उसकी बैंक की डिटेल अपडेट करवानी है। अगर बैंक की डिटेल अपडेट नहीं रहेगी, तो उसका अकाउंट में पैसा आएगा नहीं। तो जब भी आप सर्टिफिकेट जमा करते हो, तभी आपको जो ई पहचान कार्ड मिला है, वो आपको ध्यान से चेक करना है, उसके अंदर बैंक की डिटेल डाली हुई है या नहीं डाली है। अगर नहीं डाली है, तो आपको बैंक की डिटेल उसमें डलवाना कंपल्सरी हो गया, अभी तो कंपल्सरी हो गया 2 महीने से। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ गलत है, कुछ तकलीफ है, तो आपको सरकारी ऑफिसर आपको फ़ोन करेगा कि आपका ये चीज़ गलत है, तो आपका मोबाइल नंबर भी कंपल्सरी हो गया है।
तो जब भी आप ईएसआई का ई पहचान कार्ड बनवाते हैं, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, आपका डिस्पेंसरी का नाम लिखा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो आपको डलवाना है, आपका मोबाइल नंबर डलवाना है और आपको बैंक का डिटेल डलवाना है। अगर आपने नहीं डलवाए और आप आरटीआई डाल रहे हैं, तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने जो कार्ड बनाया है वो आधा बनवाया है, इनकम्प्लीट है, तो उसमें आपका जो ईएसआई का पेमेंट है वो डिले हो जाएगा, आपको लेट हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी ईएसआई में एप्लीकेशन करते हैं तभी आपको सब ध्यान रखना है। लेकिन इंडिया में हमने देखा है वो लोग सोए रहते हैं, 2-2 साल 5-5 साल तक सोए रहते हैं। लेकिन 5 साल के बाद अगर आदमी बीमार पड़ गया, तभी देखेगा अरे मेरा ईएसआई का कार्ड गलत बना हुआ है। तो आप 5 साल क्यों सोए हुए थे? इसमें गलती किसकी है? सरकार की गलती है कि आपकी गलती है? तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी आधार कार्ड, आपको जो कार्ड मिल रहा है वो आपको सारी डिटेल आपको चेक करना है। उसमें कुछ मिसिंग डिटेल है, आपका परिवार की डिटेल भी कार्ड में प्रॉपर होनी चाहिए। आपके माँ बाप, बच्चे, आपकी बीवी का नाम, ये सारे डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पीछे बच्चा बीमार हो गया और आप ईएसआई डिस्पेंसरी में जाएंगे और बच्चे का नाम कार्ड पे नहीं है, तो डिस्पेंसरी वाले आपको दवा नहीं देंगे। वो आपको क्या बोलेंगे, पहले बच्चे का नाम कार्ड में दिलवा के आओ। अभी आपका बच्चा बीमार है, तभी आपको भागना पड़ेगा नाम में नाम ऐड करवाने के लिए। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी सही होना चाहिए। आरटीआई करने से पहले अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ही इनकरेक्ट है, तो आपका आरटीआई का रिप्लाई क्या आएगा मैं आपको बोल दूंगा। सरकार बोलेगी आपको कि आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन मिली है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इसलिए हम आपको जवाब उत्तर नहीं दे सकते, आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको प्रीलिमिनरी आपका घर सही करना है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं हमारा घर सही करना। हमारा घर सही करना यानी मतलब क्या है, जो कुछ डॉक्यूमेंट आप गवर्नमेंट को पूछ रहे हो, तो आपको देखना है कि मेरा डॉक्यूमेंट, खुद का डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अगर आपका खुद का डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो आप गलत है, सरकार गलत नहीं है। तो फालतू में आरटीआई नहीं करना है। आरटीआई करने से पहले आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया कि ये सारे जो है, आपको ईएसआई से क्लेम करना है, आपको ईएसआई से दवा लेना है। तो सारी चीजें लेने से पहले अगर गवर्नमेंट की तरफ से डिले हो रहा है, आपकी चीज सब सही है, आप सही है, लेकिन गवर्नमेंट देरी कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से देर हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हर एक चीज का डिले हो रहा है, तो अवश्य आरटीआई करिए। आरटीआई के ये एक ऐसा साधन है जो सुस्त गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर सुस्त है, काम नहीं कर रहे, जो सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम आरटीआई करती है। तभी आप आरटीआई का इस्तेमाल कर दीजिए और उनको नींद से जगवाइए। लेकिन आप नींद से उठना जरूरी है, पहले आपको है। अगर आप नींद में सोए हुए 5 साल तक और फिर बोलेगा गवर्नमेंट का गलती है, तो आपकी गलती है। मैं आपको बिंदास कहना चाहता हूं कि जो कुछ काम आप गवर्नमेंट से करवाना चाहते हो, पहले हमारा घर सही होना चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, उसके बाद अवश्य आप आरटीआई डालिए और आपको मैं गारंटी देता हूं 110% आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने आरटीआई के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी। आपको कोई रूल्स है, कुछ ओपिनियन लेना है गवर्नमेंट से, तो आप अवश्य गवर्नमेंट को डाल दीजिए कि मेरे को ये कानून का ओपिनियन चाहिए, मेरे हिसाब से ये है, लेकिन मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो ये आपको आरटीआई में आप गवर्नमेंट को रिप्लाई मांगेंगे, तो आपको अवश्य ओपिनियन का रिप्लाई भी मिल जाएगा और आपका काम सही हो जाएगा। अभी उसके बाद मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर तो बहुत दे दिया, ये लेक्चर आपका दिल में कितना चला गया मेरे को पता नहीं है। आपने कितना ध्यान से सुना, मैंने बहुत सही लैंग्वेज में आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के बारे जरिए आपको बताना चाहता हूं, जो आपका आपने जो समझा वो सही है या गलत समझा है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने कम से कम 400-500 अलग अलग तरीके से आरटीआई डाली है और अलग अलग डिपार्टमेंट में डाली है। अभी मैं आपको एक पीएफ ऑफिस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं प्रोविडेंट फंड ऑफिस जो बंबई में कांदिवली में, वहां मैं एक विजिट के लिए गया था, कुछ मेरा काम के लिए। उधर मेरा एक कंपनी का एक कामगार जो 2 साल पहले रिटायर हो गया था, वो मुझे मिला। तो मैंने उसको पूछा, बाबा तू इधर क्यों आ गया, तू तो 2 साल पहले हो गया, तेरा पीएफ अभी तक नहीं मिला है। तो मेरे को कामगार कह रहा है मेरा पीएफ का पैसा मिल गया है, लेकिन 2 साल से मेरे को पेंशन नहीं मिल रहा है। मैंने बोला 2 साल तो पीएफ को लगना नहीं चाहिए पेंशन देने के लिए, इतना डिले क्यों हो गया। तो बोलता है मैं 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ और मेरे को एक ही जवाब पीएफ ऑफिस से मिल रहा है, आपका काम हो जाएगा, आपका पेंशन मिल जाएगा। लेकिन मेरा पेंशन नहीं आ रहा है और मेरे को सही उत्तर भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू मेरे ऑफिस में आ जा, मैं तेरे को एक एप्लीकेशन बना के दूंगा, वो तू सरकार को जमा करवा दे, बाकी तेरे को कुछ नहीं करना है। वो मेरे ऑफिस में आया, मैंने सिंपल लैंग्वेज में
एक आरटीआई का एप्लीकेशन बना के दिया। उसमें मैंने लिखा ये तारीख को मेरी एप्लीकेशन गई है, जो एप्लीकेशन गई कि उसके पुरावे भी मैंने राजू कर दिया, और एप्लीकेशन के अगेंस्ट में मेरा पीएफ पास हो गया और मेरा पेंशन अभी तक पास नहीं गया, 2 साल हो गया। और कम से कम 2 साल से मैं सरकारी ऑफिस में चक्कर काट रहा हूं, लेकिन मेरे को प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो प्लीज प्रोवाइड मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो मैंने आरटीआई में क्या लिखा, नंबर 1, डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ माई पेंशन क्लेम, मेरा पेंशन क्लेम कभी पास हुआ। सेकंड में लिखा अमाउंट ऑफ पेंशन, मेरा पेंशन कितना पास हो गया। 3 में लिखा एरियर्स ऑफ पेंशन, क्योंकि 2 साल का मेरे को पेंशन नहीं मिला तो एरियर्स के साथ मिलना चाहिए ना मेरे को, तो मैंने एरियर्स का भी क्लोज डाला, मेरे को एरियर्स कितना मिलेगा। और चौथा मैंने लिखा रीजन फॉर डिले इन सेटलमेंट ऑफ माई क्लेम। और उसके साथ में मैंने एक 10 रुपए का पोस्ट का पे ऑर्डर लगा दिया, पोस्टल ऑर्डर जो बोलते हैं, पोस्टल ऑर्डर लगा दिया। उसके ऊपर मैंने लिख दिया द रीजनल डेवलपमेंट कमिश्नर कांदीवली, वो पोस्टल ऑर्डर मैंने लगवा दिया और मैंने एप्लीकेशन डाल दिया। और मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में डिटेल डाल दिया मैंने कभी एप्लीकेशन डाली है। सेकंड पैराग्राफ में मैंने इंफॉर्मेशन मांगा और थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा आई एम एनक्लोजिंग हियर विथ माय पोस्टल ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो फॉर ₹10 डेटेड सो एंड सो एज पर द रिक्वायरमेंट अंडर आरटीआई एक्ट। यानी आरटीआई एक्ट की कानून की जानकारी के मुताबिक मैं ये पे ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर जो कुछ होगा मैं अटैच कर रहा हूँ। तो मेरी आर्टिकल एप्लीकेशन पूरी परफेक्ट हो गई, मैंने सारे अटैचमेंट लगवा दिया और पीएफ ऑफिस में मैंने वो एम्प्लॉय को बोल दिया कल तू जाके ये एप्लीकेशन जमा करवा ले और स्टैम्प मरवा ले। नेक्स्ट डे वो पीएफ ऑफिस कांदिवली चला गया, उसने आरटीआई का एप्लीकेशन जमा करवा दिया और उसके ऊपर स्टैम्प मरवा लिया। उसके बाद मैंने बोला उसकी जो कॉपी है उसको जेरोक्स कॉपी मुझे दे देना, जो एक्नॉलेज कॉपी है। उसने नेक्स्ट डे मेरे को जेरोक्स कॉपी मुझे दे दी जो एक्नॉलेज कॉपी थी। अभी देखो आरटीआई का कमाल, अभी आरटीआई का कमाल क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो काम उसका 2 साल से नहीं बना वो काम उसका 8 दिन में बन गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन के बाद पीएफ ऑफिस का एक क्लर्क उसका घर पे आ गया। देखो हम लोग पीएफ ऑफिस कब जाते थे, अभी पीएफ ऑफिस मेरा घर पे आ गई और वो क्लर्क बोल रहा है वो ऑफिसर को, जो एम्प्लॉय था उसको, साहब हमारा ऑफिस से आपका फोटो गुम हो गया है। क्या गुम हो गया है, फोटो नहीं मिल रहा है। अभी जब भी फोटो नहीं मिल रहा है तो आपने 2 साल क्यों निकाले साहब? जब मैं 2 साल से आपका ऑफिस में चक्कर काट रहा हूं तभी आपने क्यों नहीं बताया मेरा फोटो नहीं है आपके पास? आपका फोटो तो मैंने जमा करवाया था, गुम हो गया। लेकिन मेरे को पीएफ ऑफिस से फाइट नहीं करनी थी, क्योंकि फाइट करने से क्या होगा, क्लेम और डिले हो जाएगा। तो एम्प्लॉय ने मुझे फोन किया कि साहब पीएफ ऑफिस से कोई आदमी आया है और मेरा फोटो मांग रहा है। तो मैंने बोला कुछ बात नहीं, आप एक काम करो, आपका जो फोटो है उसकी 3 कॉपी उसको दे दीजिए। तो उसने 3 फोटो कॉपी दे दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, फोटो के पीछे जो अटेस्टेशन देता है वो भी पीएफ ऑफिस गेजेटेड ऑफिसर से करवा लिया। यानी अटेस्टेशन जो रहता था वो भी पीएफ ऑफिस ने सामने से किया, जो मेरे को एम्प्लॉयर से करवाना चाहिए या कोई भी मेरा बैंकर से करवाना चाहिए वो भी मेरे को करने की, क्योंकि मैंने आरटीआई डाली है, गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर उसका रिप्लाई करना है। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फोटो लेने के बाद 15 दिन के अंदर मेरा बैंक में पेंशन का पैसा आ गया। तो आप देखो आरटीआई का कमाल, जो काम 2 साल से नहीं हो रहा था वो 15-20 दिन के अंदर काम हो गया और आरटीआई का मेरे को रिप्लाई आ गया। देखो पहला मेरा बैंक में पैसा गया, बाद में रिप्लाई आ गया। तो रिप्लाई मेरे को क्या लिख रहे, रिप्लाई में वो एम्प्लॉय को लिख रहे आपका क्लेम है ये तारीख को पास हो गया। सेकंड मेरा आंसर था कितना अमाउंट, तो उसमें अमाउंट भी लिख दिया ये अमाउंट हमने पास की है। तीसरा मेरा रिप्लाई था एरियर्स, तो उसमें लिख दिया इतना एरियर्स अमाउंट भी आपका अकाउंट में जमा करवा दिया है। चौथा मैंने लिखा कि रीजन किया डिले होने का, तो उसमें लिखा है कि हमारा गलती है, हमारा यहाँ से डिपार्टमेंट से कुछ पेपर मिल नहीं रहे थे इसलिए डिले हो गया, तो हमको थोड़ा एक्सक्यूज करिए, यानी माफी मांग रहे थे। तो ये सब होने के बाद मैंने भी सोचा अभी पैसा आ गया तो मैं आगे क्यों कार्रवाई करूं, एम्प्लॉय का काम बन रहा है तो मैं गवर्नमेंट से पंगा क्यों लूं, मेरे को पंगा लेना नहीं है। तो इतना होने से बाद वो एम्प्लॉय का काम जो 2 साल से नहीं हो गया वो इतना शॉर्ट पीरियड में काम हो गया। तो ये आरटीए का पहला कमाल है। अभी दूसरा एक बोलता हूँ मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने कम से कम 400, मैं आपको टाइम की थोड़ा कमी है, आपको कुछ चुने हुए एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी जब भी एम्प्लॉय को 10 साल होते हैं पीएफ में और वो नौकरी छोड़ के जाता है
तो 10 साल के ऊपर है और उसकी उम्र 50 साल से नीचे है और कहीं भी काम नहीं कर रहे और काम भी कर रहे हैं समझो, तो गवर्नमेंट उसको स्कीम सर्टिफिकेट देती है, पेंशन की सर्टिफिकेट, उसको स्कीम सर्टिफिकेट बोला जाता है। यानी पीएफ ऑफिस में 10 साल ऊपर अगर आपकी सर्विस है तो आपको गवर्नमेंट को स्कीम सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। तो फॉर्म नंबर 10C, उसके अंदर आपको स्कीम सर्टिफिकेट मांगना है। अगर आपने 10C फॉर्म भर दिया, उसके साथ में आपको और कुछ नहीं लगाना है, उम्र का पुरावा लगना है, आपका, आपका बीवी का और बच्चे का, ये सारे उम्र का पुरावा ज्वाइन करके आप स्कीम सर्टिफिकेट डाल देंगे तो गवर्नमेंट को कंपलसरी आपको एक सर्टिफिकेट देना है। वो सर्टिफिकेट कभी कभी गवर्नमेंट से आ नहीं रही है, आपने सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है। तो जब भी हम लोग डुप्लीकेट स्कीम सर्टिफिकेट, हम लोग स्कीम सर्टिफिकेट मांगते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ से हमने आपको भेज दिया है और आपको नहीं मिली है, या किधर आपके यहाँ से मिसप्लेस हो गई है, आपके घर में मिला नहीं है, आपका घर बंद था और स्कीम सर्टिफिकेट आपकी वापस आ गई है, तो आप डुप्लीकेट स्कीम सर्टिफिकेट भी आरटीआई के जरिए मांग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मैंने आरटीआई के जरिए से गवर्नमेंट से मांगी है और सारी सर्टिफिकेट मुझे मिल गई है। मेरा आरटीआई में सक्सेस रेटियो में बोलता हूँ 95% के ऊपर है। मैंने 100 एप्लीकेशन डाली है, उसमें से 95 के ऊपर एप्लीकेशन मेरी सक्सेस हो गई है। मेरे को फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में जाने की बहुत कम जरूरत पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा सक्सेस रेटियो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर रहती है, तो ये आपका हो जाता है। अभी तीसरी एक एप्लीकेशन करता हूँ, जब भी एम्प्लॉय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है तो वो ट्रांसफर एप्लीकेशन डालता है। तो ट्रांसफर एप्लीकेशन डालने के बाद जो एम्प्लॉय ट्रांसफर होता है उसके साथ में एक एनेक्सर के फॉर्म बनता है। जो एनेक्सर फॉर्म है, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है उसको, जो डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है वो डिपार्टमेंट में एनेक्सर के की कॉपी देना कंपलसरी है। अगर आपका पीएफ ट्रस्ट में है तो ट्रस्ट से जब भी पीएफ ऑफिस में आपका ट्रांसफर जाएगा तो उसमें भी एनेक्सर के की कॉपी देना जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है एनेक्सर के की कॉपी एम्प्लॉय को मिलती नहीं है क्योंकि कानून में लिखा नहीं है कि एनेक्सर के की कॉपी देना है। तो आप एनेक्सर के की कॉपी अवश्य मांगिए जब भी आपका ट्रांसफर है। पीएफ डिपार्टमेंट में आप लेटर लिखिए कि मेरे को एनेक्सर के की कॉपी चाहिए, मेरा ट्रांसफर तो हो गया, मेरा पासबुक में देख रहा है, लेकिन एनेक्सर के की कॉपी क्या रहती है? तो एनेक्सर के में ऐसा रहता है, आपका पुरानी सर्विस की डिटेल रहती है, आपने कितना साल काम किया, बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब भी ये कंपनी छोड़ेंगे तो पुरानी सर्विस उसमें ऐड होनी चाहिए। तो एनेक्सर के की कॉपी बहुत जरूरी है, आपकी पुराने सर्विस के रिकॉर्ड उसमें सारा रहता है, तो रिकॉर्ड आपको लेना जरूरी है। जब भी आप फाइनल क्लेम करेंगे तभी वो एनेक्सर के की कॉपी अगर आपने लगा दिया तो पीछे की सर्विस उसमें ऑटोमेटिक जो ऐड हो जाती है। कभी कभी मैंने पीएफ में देखा है पुरानी सर्विस ऐड नहीं होती है और पेंशन का क्लेम पास हो जाता है। फिर मेंबर मेरे को कंप्लेन करता है मेरा पेंशन इतना कम क्यों है, मैंने तो 18 साल काम किया है लेकिन इतना पेंशन कम क्यों है, 15 साल काम किया। तभी मैं देखता हूँ कि उसका ट्रांसफर का क्लेम है और पुरानी सर्विस ऐड होने को रह गई है, तभी मेरे को आरटीआई डालना पड़ता है कि मेरा पेंशन कम हो गया है और पुरानी सर्विस आपने ऐड नहीं की है। उससे पहले मैं बताता हूँ आप ट्रांसफर के टाइम में मांग लो ताकि आपका पेंशन डिले नहीं हो। तो एनेक्सर केव की कॉपी भी आपको मंगवाना जरूरी है। उसके बाद मेंबर कभी डेट ऑफ बर्थ की एप्लीकेशन डालता है, नाम चेंज का एप्लीकेशन डालता है और गवर्नमेंट की तरफ से डिले होता है, तो आप उसमें आरटीआई डाल सकते हो और पूछ सकते हो कि ये तारीख को मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, अभी तक नहीं हुआ है, तो मेरा आरटीआई डालने के बाद ये इमीडिएट एक्शन होता है और 7 दिन के अंदर डेट ऑफ बर्थ ये सारा चेंज होता है। अभी हम लोग बोलते हैं अदर मैटर। अभी अदर मैटर में ऐसा जाता हूँ, आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। इनकम टैक्स में हम लोग जो हमारा रिटर्न फाइल करते हैं उसका रिफंड ऑर्डर हमको आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम टैक्स तरफ से डिले होता है, अभी तो बहुत पंक्चुअल हो गए, रिफंड डिले नहीं होता है, लेकिन पुराना रिफंड 2010 का, 11 का, 12 का आपका रिफंड ऑर्डर अभी तक नहीं आया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं एक ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ, एक हमारा कम्युनिटी का एक ट्रस्ट है उसके अंदर मैं एक सेक्रेटरी हूँ। लास्ट 3 साल पहले मैंने सेक्रेटरी बना और जब भी मेरे पास कारोबार आ गया सेक्रेटरी का तो मैंने देखा कि ट्रस्ट का लास्ट 6 साल का रिफंड ऑर्डर पेंडिंग है। तो मैंने हमारा जो कंपनी का जो चार्टर, जो हमारा ट्रस्ट का चार्टर अकाउंटेंट है उसको पूछा है डिले क्यों हो रहा है, तो बोलता पुराना तो सब डिले है, गवर्नमेंट की तरफ से डिले है, हमने तो रिटर्न फाइल कर दिया है और सबका डिले, खाली आपका नहीं है, बहुत सारे ट्रस्ट का पैसा नहीं आ गया। तो मैंने बोला उसका उपाय क्या, ये रिफंड कभी मिलेगा? तो मेरे को सीए क्या बोलता है, वो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ रिफंड कभी मिलेगा, मैंने मेरा काम कर दिया रिटर्न फाइल करने का। तो मैंने उसको बोला आप एक काम करिए, आपने जो रिटर्न फाइल कर दी है उसकी सारे रिटर्न की फाइल की मेरे को एक्नॉलेजमेंट कॉपी चाहिए, कौन सा तारीख को आपने रिटर्न फाइल की है। तो उसने एक्नॉलेजमेंट कॉपी मेरे को सब प्रोवाइड किया
सब लिखा था, 2012 का रिटर्न 13 में फाइल किया, 13 का रिटर्न 14 में फाइल किया है, लेकिन मेरे को रिफंड ऑर्डर अभी तक नहीं आया। क्योंकि ट्रस्ट का जो फिक्स डिपॉजिट रहता है उसके ऊपर टीडीएस कटता है, बैंक वाले टीडीएस काटते हैं, और वो टीडीएस काटने के बाद मेरे को रिफंड क्लेम करना पड़ता है। उसमें 15G 15H फॉर्म नहीं चलता है, वो आपको कंपलसरी रिफंड ऑर्डर लेना पड़ता है आपको डिपार्टमेंट से। तो मैंने सारा लेटर एक बनवाया, पहले मैंने एक लेटर डाला डिपार्टमेंट को कि मेरा इतने इतना साल का मेरा रिफंड ऑर्डर है, मेरे को रिफंड नहीं आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिंपल लेटर डाल दिया। 2 महीना मैंने वेट किया, मेरा रिफंड ऑर्डर भी नहीं आया और वो लेटर का रिप्लाई नहीं आ गया। 2 महीने के बाद ये लेटर का बेस लेके मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आरटीआई डाल दी कि ये तारीख को मैंने एक लेटर लिखा था आपका डिपार्टमेंट में और मैंने रिफंड ऑर्डर मांगा था, नहीं आपका लेटर का मेरे को रिप्लाई मिला है, नहीं उसकी कोई कॉपी मिली है। तो अंडर आरटीआई एक्ट मेरे को ये चीज प्रोवाइड करना चाहिए, मेरा 6 साल का रिफंड ऑर्डर ये सब। उसके बाद मेरे को 8 दिन के बाद मेरा जो रिफंड ऑर्डर का जो बम्बई का जो डिपार्टमेंट था वहां से एक रिप्लाई आ गया कि अभी जो आपका रिफंड ऑर्डर है ये हम लोग दे नहीं सकते। आपका रिफंड ऑर्डर जो है वो बैंगलोर से सेंट्रल रिफंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट है वहां से मिलेगा, हम लोग आपको दे नहीं सकते रिफंड ऑर्डर। और उन्होंने बोला आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगना है बैंगलोर से मांगिए, आपने गलती से हमारे को लेटर लिखा है। तो दूसरे दिन मैंने बैंगलोर का जो उनका सेंट्रल सर्वर जो रहता है जहाँ से रिफंड ऑर्डर ऑनलाइन इश्यू होते हैं, वो जो हेड था वहां उन्होंने मैंने रिफंड ऑर्डर का डिटेल दिखाया, मेरा इनकम टैक्स का रिफंड मांगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1 महीने के अंदर मेरा 6 साल का रिफंड ऑर्डर आ गया। जो मेरे को 6 साल तक रिफंड नहीं आ रहा था वो मेरे को 15 दिन के अंदर रिफंड ऑर्डर आ गया और मैं बहुत खुश हो गया, मेरा अकाउंट में रिफंड ऑर्डर जमा हो गया। और उसके बाद में जमा होने के बाद मेरे को रिफंड रिप्लाई आ गया कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड ऑर्डर आपका अकाउंट में हमने भेज दिया। तो आप बोलो कि ये आरटीआई की कितनी बड़ी ताकत है। तो इतने बहुत है मैटर है, म्यूनसिपलिटी की मैटर है, बहुत सारे मैंने आरटीआई डाले हैं, हमारे सोसाइटी की मैटर है, हमारे स्कूल जो है, हमारे स्कूल भी सरकारी एड से चल रही है, तो वहाँ की कुछ मैटर्स है वो सारे मैंने आरटीआई से करवाए हैं। तो कहने का मतलब है आरटीआई बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, आप जरूर उसमें इस्तेमाल करिए। और आपको कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने का जरूर नहीं है, आपका 10 रुपए में काम हो जाता है। अगर आपका इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा है, समझे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने मेरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मेरा बिल्डिंग का एक प्लान का कॉपी मंगवाया। तो मेरा प्लान का कॉपी जो था वो 25 पेज में था, कितना पेज में था, 25 पेज में। तो मेरे को डिपार्टमेंट से लेटर आ गया, इतनी बड़ी कॉपी हम दे नहीं सकते हैं, आपको 400 रुपया जेरोक्स का भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ 10 रुपया भेजा है और आपका जो इन्फॉर्मेशन है बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि है। तो आपको 400 रुपये का हमको डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर या पे ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, वो आने के बाद ही हमको आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो मेरे को 400 रुपया ट्रांसफर करना पड़ा डिपार्टमेंट में, और उसके बाद में मेरे को सारी जो जेरोक्स कॉपी है वो डिपार्टमेंट ने मेरे को प्रोवाइड कर दिया। तो मैंने डिपार्टमेंट को पूछा नहीं मेरे को क्यों चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट को राइट नहीं है क्यों चाहिए पूछने को, आपको रीजन नहीं देना है, आपने मांगा डिपार्टमेंट को देना है बस। तो ऐसे बहुत सारे मैटर है जो आपको डिपार्टमेंट से मांग जाता है। अभी बहुत सारा टाइम चला गया है, कम से कम मैंने आपका 1.5 घंटा मैंने आपको लेक्चर लिया है। अभी मैं आपको ये ओपन फोरम है, अगर आपको कुछ मेरे को सवाल जवाब पूछना है तो ये ओपन फोरम आपके लिए खुला है। मैं आशा रखता हूँ मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आरटीआई के बारे में, बहुत सारे सूचनाएं दी है और आपको समझ आई होगी। अगर कहीं भी इन्फॉर्मेशन देने में मेरे से कहीं भी गलती होगी तो मेरे को उसमें क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज था मैंने सारा का सारा नॉलेज आपके पास शेयर कर दिया है, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। और धन्यवाद, आपने मुझे जो शांति से सुना और मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दिया है उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा, और स्पेशली जो आपने एग्जांपल्स दिए तीनों, और मैंने आपके पिछला वाला जो वेबिनार लिया था उसमें आपने एक और शायद अपने हाउसिंग सोसाइटी वाला भी एग्जांपल दिया था, वो भी कभी समय मिलेगा तो वो भी बड़ा ही पावरफुल आपने केस था। अभी मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं वो मैं सर से पूछ रहा हूँ एक एक करके, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं, मैं सर से वो पूछता हूँ। सर मिस्टर धर्मेंद्र पाटिल पूछ रहे हैं, क्या आरटीआई का यूज ग्राम पंचायत में किया जा सकता है? 100% कर सकता है, ग्राम पंचायत को चुन के आती है और उस ग्राम पंचायत की इलेक्शन जो है वो सरकारी करती है। तो ये सरकारी की एक संस्था है, तो अवश्य आप ग्राम पंचायत से या तालुका से कहीं से भी आप मंगा सकते हो, तहसीलदार है, कहीं से भी आप हम्म। इन्फॉर्मेशन आप ग्राम पंचायत से भी कर सकते हो, क्योंकि ये सरकारी खाता है। ग्राम पंचायत आपको डिनाई नहीं कर सकती कि हम नहीं दे सकते। ओके। अमरजीत जी पूछ रहे हैं कि
उनके किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी और उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ 6 दिन का ही फर्क है, और उन्होंने एप्लीकेशन के साथ 10D के साथ सारे आधार एटसेट्रा सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, बट डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, ये रीजन डालते हुए कि डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम रॉन्ग। तो अब उसके क्या आरटीआई के थ्रू उसका कुछ वो कर सकते हैं? या आप आरटीआई के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आरटीआई डालने से पहले आपको एक फॉर्म डालना है, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ। वो फॉर्म भर के आपको डिपार्टमेंट में जमा करवाना है। तो ये फॉर्म अगर आपने जमा करवा दिया तो आप आराम से आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हो। उसके साथ में आपको आधार कार्ड जोड़ना है, क्योंकि अभी डेथ होने के बाद आप ऑनलाइन उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम्प्लॉय की जो साइट है पर्टिकुलर, वो साइट बंद हो गई, आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉय की डेथ हो गया है। तो डेथ होने के बाद एम्प्लॉय साइट में जाके आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। आपको एक, आप गूगल में जाके डाउनलोड करेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अंडर पीएफ। अगर गूगल में आपको फॉर्म डाउनलोड करेंगे, वो फॉर्म आपको भर के, वो फॉर्म के साथ में आपको आधार कार्ड या आपको डेट ऑफ बर्थ के जो कुछ पुरावे है वो आप सिस्टम में डाल दीजिए, या आप फिजिकल जो पीएफ ऑफिस में डाल दीजिए। उसके साथ में आप 10D के जो सारे पेपर है वो सारे वापस लगा दीजिए जो रिजेक्ट हो गए। तो आपका अवश्य आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म जोड़ा नहीं है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको जोड़ना चाहिए वो जोड़ा नहीं है आपने। चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन मैंडेटरी है। अगर आप वो फॉर्म लगा देंगे, आपका 100% काम हो जाएगा। आप वापस सबमिट करवा दीजिए अलोंग विद जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। उसमें आधार और जो जो उम्र के पुरावे आप सारे लगा दीजिए। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए वजह से आपका जो डिक्लेरेशन आपका जो अगर रिजेक्ट हो गया है, तो आगे जाकर रिजेक्ट नहीं होगा। वापस आप सबमिट करवा दीजिए, 100% आपका काम हो जाएगा। इसमें आरटीआई डालने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद अगर आप सेटल नहीं कर रहे तो आप अवश्य आरटीआई करिए, लेकिन सबसे सर, पहले आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल करना है, क्योंकि डेथ आपने केस में फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं की। साइन कौन करेगा? ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपका एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर फाइन करेगा। अगर कंपनी बंद हो गई है तो जॉइंट डिक्लेरेशन में उसका जो नॉमिनी वो साइन करेगा एम्प्लॉय की जगह पे, और एम्प्लॉयर की जगह पे जो एम्प्लॉयर अभी जो है उसका वो साइन करेगा कि ये साइन उसकी नॉमिनी की है। अगर एम्प्लॉयर कंपनी बंद हो गई है तो आप कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर से साइन करवा सकते हैं, या आपका बैंक का मैनेजर से भी साइन करवा सकते हो। अटेस्टेशन यानी ये सही है पर्टिकुलर लेडी की है या पर्टिकुलर आदमी की है, तो आपको अटेस्टेशन करना जरूरी है। ओके सर। अगला क्वेश्चन जयेश जी पूछ रहे हैं कि क्या कोई टाइम लिमिट है आरटीआई फाइल करने की? आरटीआई कभी भी कार्य कर सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जब भी हम लोग आज से 10 साल पुराना मैं बात करता हूँ। मैंने 1989 में मेरा एक फ्लैट परचेस किया। जब भी मैंने 1989 में फ्लैट परचेस किया, तभी मेरे को रजिस्ट्रेशन करना था फ्लैट का। तो उस टाइम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो मेरे को फ्लैट परचेस करने के बाद मेरे को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे जो एग्रीमेंट की कॉपी है वो मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पुणे में, जो उनका एक ही डिपार्टमेंट था उस टाइम में रजिस्ट्रेशन का, पुणे में, वहां मैंने जमा करवाई थी। और 2010 तक मेरे को एग्रीमेंट का कॉपी रजिस्ट्रेशन होकर वापस नहीं आई। तो आप देखो, मैंने 89 में परचेस किया फ्लैट, और 2010 तक मेरा एग्रीमेंट दबा के गवर्नमेंट सो गई। नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन किया, नहीं मेरा एग्रीमेंट का कॉपी, मुझे ओरिजिनल कॉपी जो मैंने गवर्नमेंट को जमा किया था वो मेरे को वापस नहीं गया। तो अभी मेरे को क्या करना है? अभी मेरे को फ्लैट सेल करना है। जब भी मैं फ्लैट सेल करता हूं तो मेरे को जो मैं फ्लैट का जो खरीदार है वो मेरे को पूछता है कि आपका एग्रीमेंट का कॉपी मेरे को चाहिए, जो कंपलसरी है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक मेरे अगले जो फ्लैट का जो खरीदार है उसका सारा का जो उनको एग्रीमेंट का कॉपी कंपलसरी है। तो मैं भी, मेरा भी गलती था, 89 से 2010 तक मैं भी सो गया था। अभी जब भी मेरे को फ्लैट खरीद करने का समय आ गया तो मैंने देखा कि मेरा फ्लैट का कॉपी मेरे पास नहीं है, पुराना वाला, क्योंकि वो तो मैंने सरकार में जमा करवा दी थी। उस टाइम में मैंने 2010 में मैंने पुणे की जो रजिस्टर ऑफिस थी उसमें मैंने वो आरटीआई कर दिया। ये 2010 को मैंने ये टाइम को एग्रीमेंट किया, ये मेरा रिसिप्ट नंबर है, ये मेरा सब एक्नॉलेजमेंट कॉपी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 दिन के अंदर मेरे को एग्रीमेंट का कॉपी मेरे को पोस्ट में आ गई। क्या बात! तो जो मेरा 89 से 2010 तक काम नहीं हो गया वो मेरा आरटीआई में 15 दिन में काम हो गया, क्योंकि सरकार मेरे को मना नहीं कर सकती आपका एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैंने सारे प्रूफ लगा दिए थे मैंने जो जमा करवाए थे। तो आप ये आरटीआई का पावर देखो कितना बड़ा पावर है। जो एग्रीमेंट की कॉपी मेरे को 20 साल तक, करीब करीब 20 साल के ऊपर मेरे को नहीं मिली, वो मेरे को 15 दिन में मिल गई। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे केस हो गए जिसको अभी तक एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिली। वो सबको मैं अनुरोध करता हूँ, आप आरटीआई डालिए, आपको एग्रीमेंट की कॉपी आपकी ओरिजिनल आपको बाहर मिल जाएगी। नहीं तो फ्यूचर में जब भी आपको घर बेचना पड़ेगा और आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी नहीं रहेगी तो आप घर बेच नहीं सकेंगे।
तो एक अलर्ट हो जो जाइए। तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 15 साल, 10 साल, 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी मांग सकते हो, सरकार आपको डिनाई नहीं कर सकती है। आपको मालूम होगा बोफर्स का इश्यू जो सरकार में चल रहा है, बहुत लोगों ने बोफर्स के इश्यू में सरकार से एग्रीमेंट की कॉपी मंगवाई, बहुत कुछ। लेकिन सरकार में एक, मैं आपको और एक बात करना चाहता हूं, अगर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होगा तो सरकार आपको नहीं देगी। तो कुछ सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है हमारा, वो डिफेंस डिपार्टमेंट होगा, और हमारा होम मिनिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल रहता है, जो हमारा सिक्योरिटी के रिलेटेड है, हमारा देश के, उसकी जानकारी सरकार आपको नहीं देगी, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है, तो आपको सरकार नहीं देगी। बाकी जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो सरकार को आपको अवश्य देना पड़ेगा। मेरे को सरकार ऐसा नहीं बोलेगी आपका एग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको सरकार को देना ही है। तो ये आप ओके। ध्यान रखना है कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मंगाइए जो कॉन्फिडेंशियल हो। और बहुत सारे ऐसे जो आरटीएस एक्टिविटीज हमने देखा है, जिनका काम ऐसा है सरकार को परेशान करना, यानी मिसयूज ऑफ आरटीए। कुछ भी गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, 2010 का रिकॉर्ड मांगेगी, वो गवर्नमेंट को परेशान करने में उनको बहुत मजा आती है, गवर्नमेंट को परेशान करने में। तो ऐसा मिसयूज करने में कभी क्या होता है, आपकी जान को भी खतरा है। मैंने देखा है आरटीआई एक्टिविस्ट, बहुत एक्टिविस्ट का मर्डर हो गया। क्यों मर्डर हो गया है? आपने ऐसी इंफॉर्मेशन कौन मांगिएगा सरकार से, ताकि दूसरों को तकलीफ करने में। आपने कोई बिल्डर के अगेंस्ट में आप डॉक्यूमेंट मांग लिया, ये बिल्डर ने 2011 में क्या किया, इसका एग्रीमेंट क्या है, उसके उसमें क्या गलती किया थे, क्या था। तो आपको अब मालूम होगा कि बहुत सारे बिल्डर जो रहते हैं वो सही तरीके नहीं रहते, तो कभी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप मांगिए, मेरी आपको सलाह है, सरकार को तकलीफ देने के लिए या कोई इंसान को तकलीफ देने के लिए जिसमें आपको फायदा नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप नहीं मांगिए। एक मेरी आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप मांग सकते हैं, कानून में लिखा है, लेकिन उसका आपका जान को भी खतरा होता है, क्योंकि कोई भी इंसान के अगेंस्ट में आप आप पुरावा जमा कर रहे हो। तो ये जो आपको जो लगते नहीं है, तो आप पुरावा मत जमा करो। आपको उसको लेन देन नहीं है तो मत करिए, लेकिन उसमें टाइम बार नहीं है। आपको जो सवाल है टाइम बार है तो नहीं है। ओके क्लियर सर, मेरा थैंक आंसर? यू। थैंक यू सर। नवनाथ पाटिल जी पूछ रहे हैं कि डेथ क्लेम में आरटीआई एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? नॉमिनी, ओके। उसके जो नॉमिनी वो कर सकते हैं। ओके। एक क्वेश्चन ये है सर, कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट से, ईपीएफओ के अगेंस्ट अपन आरटीआई फाइल कर सकते हैं या ये सही में कर सकते हैं? किस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आरटीआई फाइल कर सकते हैं, कैसे पता चलता है? कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में पास कर सकता है। खाली मैंने आपको बोला कि आप डिपार्टमेंट सही चुनना है। अगर आपने डेथ केस का फॉर्म जो 10D जमा किया पुणे ऑफिस में, तो हम्म। नेचुरली आपको पुणे ऑफिस से मंगवाना है। आपने जयपुर ऑफिस में जमा किया तो जयपुर ऑफिस से डिटेल मंगाना है। आप दिल्ली से नहीं मंगवा सकते हो डिटेल, क्योंकि दिल्ली का उसका कोई संबंध नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट कौन से ऑफिस में जमा करवाई है? आपने फॉर्म 10D समझो आपने पुणे ऑफिस में जमा किया है, कोल्हापुर में जमा किया है, सातारा में जमा किया है, नासिक में जी। जमा किया है, जो ऑफिस में जमा किया वो ऑफिस से आप डिटेल मांग सकते हो। वो आपको ध्यान रखना है। आप गलत ऑफिस में आप आरटीए डाल दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके सर। चलिए, सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल में कवर हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू वेरी जैसा मच। आपने बताया है, सभी को मतलब काफी मोटिवेशन मिला है कि हाँ, कई सारी समस्याएं जिनमें एक्चुअली चप्पल घिस जाते थे, उसमें चप्पल नहीं घिसने पड़ेंगे और आपके सपोर्ट के थ्रू, आरटीआई के थ्रू काम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, चलिए, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये आज का वेबिनार पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स और सुझाव हो तो बता दीजिएगा ग्रुप में। और इसी तरह इस महीने एक या दो और वेबिनार हम लोग प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए ताकि मजा आए। अच्छा नहीं लगता मुझे कि यार इनफ लोग वेबिनार के साथ अगर नहीं जुड़ते हैं, या लाइव एटलीस्ट नहीं जुड़ते हैं। बाद में तो बहुत लोग देख लेते हैं। लाइव जुड़िए ताकि तभी मजा आएगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे, एक इंटरेक्शन होगा। तो इस जो हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर का क्लब का पूरा आप फायदा उठा पाएंगे। चलिए, और अभी मैं जयपुर आया हुआ हूँ, जयपुर में संक्रांत आने वाली है, तो आप सभी को भी संक्रांत की एडवांस में बधाइयां। यहाँ तो बड़ी पतंग उड़ती है, आपके शहरों में क्या सीन रहता है? जयपुर की मकर संक्रांति बहुत ज्यादा फेमस है, तो कुछ वीडियो वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।